हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली बार हमने जाना था क्लास 10 आईसीएससी न्यू दिल्ली। उन्होंने अपने डेटा शीट को जारी कर दिया है आधिकारिक तौर पर अपने आधिकारिक वेबसाइट पर, ऑफिशियली इसे डिक्लेयर किया है। साथ ही इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन भी उन्होंने जारी किया है क्लास 10th और क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए। इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट आईएससी डेटा शीट क्लास 12 2026 12वीं क्लास की आईएससी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट न्यू दिल्ली, जो कि नॉन गवर्नमेंटल बोर्ड है। उन्होंने 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षा तिथियों की घोषणा अपने आधिकारिक तौर पर कर चुकी है। 10वीं की परीक्षा जहां 11 बजे से शुरू हो रही थी और 9 बजे से शुरू हो रही थी, उसी तरह 12वीं की परीक्षा 2 बजे से शुरू होंगी और एक सुबह 9 बजे से शुरू होंगे, क्योंकि 9 बजे वाली जो टाइमिंग है थोड़ी कम है। अधिकतर 2 बजे वाली टाइमिंग ज़्यादा है, 2 बजे से लेकर के शायद शाम के 5-6 बजे तक, क्योंकि घर पहुंचते पहुंचते शायद 5-6 बज जाएंगे। आईएससी न्यू दिल्ली के द्वारा जो परीक्षाएं होंगी वो दोपहर 2 बजे से ही शुरू होंगी, दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम तक, यानी कि दोपहर के वक्त का जो समय है उस टाइम आईएससी 10वीं के बाद जो 12वीं की परीक्षा है 12th क्लास की, वो ऑर्गेनाइज होंगी। और 10वीं की जो परीक्षाएं थी, 10वीं की परीक्षा सुबह 9 बजे से और सुबह 11 बजे से ही कंडक्ट होंगी। जैसे आईसीएससी ने क्लास 10 के लिए अपनी परीक्षा सूची के साथ साथ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी जारी किए थे एक ही साथ, उसी तरह आईएससी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट ने भी 12वीं की परीक्षा सूची के साथ साथ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी जारी की है। इसकी जानकारी आगे रहेंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले समय से जब कोई नई वीडियो अपलोड हो तुरंत इसकी सूचना आप तक पहुंच सके। आईएससी 12वीं 2026 इसकी जो परीक्षा है वो फरवरी 12 से शुरू होंगी और 6 अप्रैल तक चलेगी, यानी कि फरवरी से लेकर के अप्रैल महीने तक की चलेगी। आईएससी क्लास 12 जहां 10वीं की परीक्षा फरवरी से लेकर के मार्च तक ही रहेंगी, पर आईएससी क्लास 12 की परीक्षा फरवरी से शुरू होगी और अप्रैल तक रहेंगी। बीच में कुछ गैप भी रहेंगे ताकि स्टूडेंट को रिवीजन करने में इजी हो, और जो स्टडी मटेरियल उन्होंने बनाए हैं उनके बारे में भी थोड़ी रिकॉल करने में आसानी हो, क्योंकि एक दिन का जो गैप है शायद ही किसी के लिए सूटेबल होगी, क्योंकि एक दिन देखते ही देखते बीत जाती है। एक दिन सुबह से लेकर रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलती। इसलिए एक दिन का जो गैप है काफ़ी ज़्यादा लॉस जैसे कह सकते हैं, क्योंकि पिछले अगले ही दिन एग्ज़ाम दे करके, परीक्षा दे करके, उसके बाद फिर रिलैक्स होकर के अगले ही दिन की परीक्षा देना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है अगर बीच में एक दिन का गैप रहे तो। जैसे 10वीं की तरह आईएससी ने भी, जैसे आईसीएससी आधिकारिक तौर पर एडमिट कार्ड जारी करेंगे अपने स्टूडेंट के लिए, कैंडिडेट के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, उसी तरह आईएससी ने भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कैंडिडेट को एडमिट कार्ड जारी करेंगे ऑफिशियली। उसमें साइन की हुई रहेंगी चीफ सेक्रेटरी एंड एग्जीक्यूटिव की। और जैसे शायद अभी हर एक जगह और स्कूलों में कहीं ना कहीं प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके हैं लगभग, जिनकी शुरू नहीं हुई है वो 1-2 दिन में शुरू हो ही जाएंगे। तो अभी जो जनवरी का समय है, इस समय अगर प्री बोर्ड होते हैं तो फरवरी से लेकर के हर एक जगह बोर्ड शुरू हो जाएंगे। आईएससी, सीबीएसई, जो दिल्ली के मेन जो मुख्य 2 बोर्ड है, इनकी परीक्षा फरवरी से लेकर के अप्रैल तक चलेंगी और बीच में कुछ जगह मार्च में भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो अभी का जो समय है, अगर जनवरी महीने में प्री बोर्ड होंगी और 1-2 हफ्ते के अंदर ही अगर कंप्लीट हो भी जाती है प्री बोर्ड, या फिर उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि आज ही अगर प्री बोर्ड कंप्लीट हो जाती है, फिर भी समय कम बचेगा, क्योंकि सब्जेक्ट एक नहीं है और भी है।
इतने सारे सब्जेक्टों के बारे में जानना और याद करना, फिर रिकॉल करना एग्ज़ाम में, क्योंकि थ्योरी पेपर्स है सारे के सारे, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। क्योंकि प्री बोर्ड के बाद 1 महीने का भी टाइम नहीं रहेगा, फरवरी आते ही स्टार्ट हो जाएंगी बोर्ड एग्ज़ाम। तो अभी के टाइम का प्री बोर्ड, उसके बाद 1 महीने का भी टाइम नहीं लगेगा। इसलिए जो अभी प्री बोर्ड दे रहे हैं, जो 12th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल ही इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ यहाँ देख पाएंगे, और भी पिछले बार जैसे ICSE क्लास 10 शायद था, 10th या 12th, 10 की शायद था या 12 के, बायोलॉजी से जुड़े हुए एक चैप्टर के बारे में हम सभी ने डिस्कस किया कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर्स कैसे आते थे। जो शॉर्ट्स नोट्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। पर अभी अगर इम्पॉर्टेंट नोट्स की तरफ जाएंगे, एक्स्ट्रा पढ़ाई की तरफ जाएंगे अपने स्टडी मटेरियल को छोड़ करके, तब और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि एक सब्जेक्ट नहीं है, और भी कई सारे, कॉन्फ्यूज़न लगेगी, अजीब सा लगेगा, और बोर्ड एग्ज़ाम में आंसर भी याद आएंगे भी नहीं, और याद करना भी मुश्किल हो जाएगा लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर। इसलिए जो कैंडिडेट अभी 10th के बोर्ड एग्ज़ाम देंगे या अगले बार जब दे देंगे, या फिर जो 9th में है या फिर जो 11th में है, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इस टाइम को यूटिलाइज़ करें। यूटिलाइज़ कैसे करेंगे? पहले इन सभी बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर्स को देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी जैसे मार्केट में प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम के भी पेपर अवेलेबल होने लगे न्यू एडिशन में, तो उनको भी लेंगे, क्योंकि वहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर भी मौजूद होती है, जो बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कई बार पूछे जाते हैं वैसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट से भी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में MCQs रहते हैं। अगर नहीं जानेंगे उसके क्वेश्चन के बारे में, MCQs में एक और प्रॉब्लम है, वहाँ पे सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे, गलत जगह में टिक मारेंगे, -1 मिलेगी, +4 कम मिलेगी, -1 ज़्यादा। ऐसा काफ़ी सारे कैंडिडेट के साथ होते हैं। एक में अगर +4 मिला, 1 या 2 या 5 में +4 मिला, तो अगले जो काफ़ी सारे जो क्वेश्चन होते हैं, कम से कम 10-20 क्वेश्चन होंगे, सब में -1 मिलते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब +4 मिलते हैं बराबर हो जाती है। +4 अगर 12 में मिली, 12 क्वेश्चन में +4, 48 मार्क्स होंगे टोटल। अब जब -1 उसमें ऐड होते जाएंगी तो घटते जाएंगी, धीरे धीरे 30-20 में आ जाती है। क्योंकि कमाई तभी होती है जब पढ़ाई होती है, पढ़ाई के बाद ही कमाई होती है। अगर बिना पढ़े ही कमाई शुरू हो जाती है, तो आप सभी जानते हैं उस कमाई का क्या होती है। वो कमाई सही जगह यूज़ होने की जगह गलत जगह इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं। इसीलिए पढ़ाई और एजुकेशन का महत्व क्या है, आशा है सभी जानते हैं। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे। जो ISC इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट ईयर 2026 एग्जामिनेशन टाइम टेबल के साथ इन सभी की घोषणा आधिकारिक तौर पर वेबसाइट पर हो चुकी है। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने आधिकारिक तौर पर टाइम टेबल के साथ साथ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, महत्वपूर्ण सूचनाओं की सूची भी जारी कर चुकी है, ताकि कैंडिडेट को एग्ज़ाम में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, इजीली समझ सके। क्योंकि जो कैंडिडेट अभी बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए तो सबसे ज़्यादा टेंशन की बात है कि क्वेश्चन में क्या आएंगे। क्योंकि गलत क्वेश्चन आ गए, जो कैंडिडेट को पता नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन अगर आ गए, तो परीक्षा केंद्र के अंदर, एक ही रूम के अंदर तुरंत आंसर मिल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगी। दोस्तों से पूछेंगे, कैमरा में पकड़े जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। जैसे क्लास 10 में बोर्ड एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, उसी तरह क्लास 12 के भी बोर्ड एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मौजूद है। पहले ही दिए हुए द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट ईयर ISC इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट ISC ईयर 2026
एग्जामिनेशन रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई 2026। इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट ISC 12वीं 2026 की जो परीक्षा है उसके परिणाम अप्रैल मई के महीने में 2026 में ही घोषित किए जाएंगे। फिर लिखते हैं द रिजल्ट विल नॉट बी अवेलेबल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ द CISC, यानी कि दिल्ली के CISC ऑफिस में जाकर के भीड़ ना करें। धन्यवाद। आपके जो परिणाम होंगे वो ऑफिशियल आधिकारिक वेबसाइट पर CISC www.cisc.org, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर जारी कर दिए जाएंगे। पासवर्ड यूज़र नेम रहेंगी, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली रिज़ल्ट डिस्प्ले कर दिए जाएंगे, कौन किसको कितने अंक आए हैं, यह सभी चीज़ें ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी जाएंगी। दिल्ली के CISC ऑफिस में जाकर के भीड़ नहीं लगानी है। The result will be made available on the official website of the CISC, ऑफिशियल वेबसाइट उनका www.cisc.org ऑर्गेनाइजेशन। अब पिछले बार भी जहाँ डिस्कस किए थे कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा टाइम टेबल के समय कि चीप और चीफ CHEAP, चीप जो है उसका मीनिंग होता है सस्ता, और CHIEF चीप मतलब मुख्य। फिर एक बार दोहराता हूँ कि CHEAP चीप मतलब सस्ता और CHIEF चीप मतलब मुख्य। जैसे यहाँ पे लिखी हुई है चीफ असिस्टेंट सुपरवाइजिंग एग्जामिनर, यानी मुख्य चुनाव या मुख्य परीक्षा निरीक्षक। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होती है जो चुनाव आयोग होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसी तरह चीफ असिस्टेंट सुपरवाइजिंग एग्जामिनर जो मुख्य परीक्षा निरीक्षक है, उन्हें एडवाइस किया जाता है, एडवाइस टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप टू एंश्योर दैट द डायरेक्शन गिवन बिलो आर ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कैंडिडेट अंडर एग्जामिनेशन। मुख्य परीक्षा निरीक्षक को ये सुझाव दिए जाते हैं कि हर एक इम्पॉर्टेंट नेसेसरी स्टेप को ले, ऐसे महत्वपूर्ण कदम ले इस डायरेक्शन के लिए जो सूचना जारी की हुई है, जो कैंडिडेट जो परीक्षा देंगे उनके लिए, ये सब चीज़ें उन्हें बताए। जैसे यहाँ पे लिखी हुई ना, आर ब्रॉट टू द नोटिस, यानी कि ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी हुई है जो विद्यार्थी बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उन्हें बताए। ये चौथा वाला पॉइंट में काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट ISC 2026 जो ISC के लोग हैं बताना चाहते हैं। It may be noted that the older candidate appearing for the examination along with the examination functionaries present inside the examination hall or the room under the CCTV camera surveillance during the examination. ISC ये कह रहे हैं कि जितने भी परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा केंद्र में परीक्षा देंगे वे इस बात को जाने कि परीक्षा के समय सभी लोग CCTV की निगरानी में रहेंगे। अगर कुछ गलत करते हुए पकड़े गए, CCTV में जूम करके अगर आपकी सच्चाई सामने आ जाती है तब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे, हो सकता है कि पेपर भी कैंसिल हो सके। इसलिए दोस्तों से पूछना, आसपास ऐसे कुछ कामकाज करना जिससे कि इल्लीगल लगे, ऐसा काम नहीं करना है। परीक्षा में काफ़ी ध्यान के साथ परीक्षा देनी है, क्योंकि री एग्ज़ामिनेशन देने जाएंगे। पिछले बार भी डिस्कस किए थे कितना भयानक और प्रॉब्लमेटिक बात है। री एग्ज़ामिनेशन फिर एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगी, क्योंकि इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन सिर्फ 3 सब्जेक्ट में ही दे पाएंगे। इसीलिए इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन देने की जगह महत्वपूर्ण होगी कि जो नॉर्मली पहली बार जो परीक्षा दे रहे हैं उसी को ध्यान से दें। हेड ऑफ द स्कूल्स आर एडवाइज्ड टू एंश्योर दैट देयर स्टूडेंट आर केयरफुली ट्रेंड टू कैरी आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन। जो स्कूल के अधिकारी या मुख्य है उन्हें सूचित किया जाता है कि जितने भी विद्यार्थी है वे लोगों को अच्छे तरह से बता दिया जाए
कि सारे कुछ दिशा निर्देशों का पालन करे। अब आती है डायरेक्शन टू द कैंडिडेट। विद्यार्थियों के लिए सूचना। पहला आता है ड्रेस कोड। अब ड्रेस कोड की बात करेंगे फॉर कैंडिडेट इन अ रेगुलर अटेंडेंस एट द स्कूल यूनिफॉर्म। जो हमेशा स्कूल आते थे, रेगुलर अटेंडेंस जिनकी है, वो स्कूल यूनिफॉर्म में ही रहेंगे। विद्यालय की जो वेशभूषा है उसी में ही आपको रहना होगा। फॉर कैंडिडेट नॉट इन अटेंडेंस एट द स्कूल, जिनके अटेंडेंस नहीं है स्कूलों में, बाहर से करते, लॉन्ग डिस्टेंस से पढ़ाई करते, उनके लिए लाइट कलर क्लॉथ, हल्के कलर के कपड़े पहनने होंगे। और जो रेगुलर है उनके लिए स्कूल की ही वेशभूषा पहननी होगी। और जो रेगुलर नहीं आते वे स्कूल की वेशभूषा ना भी पहने तो भी ठीक है, पर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स पहनना अनिवार्य होगा। उसके बाद आती है आइटम्स दैट यू आर परमिटेड टू कैरी इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। यानी कौन कौन से ऐसे चीज़ें जो परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति रहेगी। पहला है एडमिशन कार्ड इशूड बाय द CISCA। बिना एडमिट कार्ड, जो एडमिशन कार्ड जो दी हुई रहेंगी आधिकारिक तौर पर CISCA द्वारा ऑफिशियली, बिना एडमिट कार्ड के आप एग्ज़ाम हॉल के अंदर जा ही नहीं सकते। इसीलिए जो स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जाएंगे उनके लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि स्पेशली एडमिट कार्ड को ले जाए। अगर एडमिट कार्ड भूलेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंट्री किसी भी हाल में नहीं मिलेगी। फिर आती है स्टेशनरी आइटम्स। पेन ऑफ ब्लू ब्लैक इंक। क्योंकि IASC जो है CISC आने वाले समय में विद्यार्थियों को बता देंगे कि कौन सी CI होगी, क्योंकि डॉट और जेल कौन से पेन से लिखने होंगे। पर विद्यार्थियों के लिए सेफ रहेगा कि ब्लू और ब्लैक जेल पेन भी ले जाए, डॉट पेन भी ले जाए, जिससे लिखने के लिए कहा जाएगा उससे ही लिख सकेंगे। उसके बाद आती है पेंसिल, स्केल, इरेजर, शार्पनर, कलर्ड पेंसिल, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड द आर्ट मटेरियल इन ए ट्रांसपेरेंट पाउच। ट्रांसपेरेंट पाउच जो दुकान में मिलती है, बाज़ार में मिलती है, ट्रांसपेरेंट जो बाहर से दिखने वाली जो ट्रांसपेरेंट जो बैग है उसके अंदर आपको ले जानी होगी, ताकि कैमरा में साफ दिख सके कि अंदर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया है ये भी बताया गया है, क्योंकि आइटम्स दैट यू आर नॉट परमिटेड टू कैरी इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल और द रूम। ऐसे कौन से आइटम्स है जो कि परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। पहला होता है एनी टेक्स्ट बुक, फोटोकॉपी ऑफ टेक्सचुअल मटेरियल, चिट, स्लिप्स ऑफ द पेपर, मेमोरेंडम और द पॉकेट बुक नोट्स, स्मार्ट वॉचेस, मोबाइल, ईयरफोन, वायरलेस डिवाइसेस, camera of any other electronic devices that can be used for the communication or the accessing the internet। यानी ऐसा कोई भी चीज़ जैसे पेपर, चिट, नोटबुक, टेक्स्ट बुक, फोटोकॉपी, कोई भी डॉक्यूमेंट ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। और ऐसी चीज़ है जिससे कि इंटरनेट चलाया जा सके, जिससे इंटरनेट सर्फिंग हो सके, ऐसा चीज़ें परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। उसके बाद आती है वॉलेट, करेंसी नोट्स, हैंडबैग्स। पैसे, हैंडबैग्स ये सब भी अंदर ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। हैंडबैग्स, वॉलेट, सब कुछ बैग वगैरह परीक्षा केंद्र के बाहर ही रखनी होगी, वहीं बड़ी पहले आपको रखनी होगी। सिर्फ एडमिट कार्ड, पेन, पेंसिल, स्टेशनरीज ये सब को लेकर के आपको अंदर जाना होगा। फिर आती है एनी शार्प ऑब्जेक्ट और इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड एज अ वेपन, जो हथियार के रूप में प्रयोग हो सके, ऐसा कोई भी चीज़ें या कोई भी आइटम्स परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। फिर है कि चौथा वाला, बी सीटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल या रूम 30 मिनट बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट। एब्सोल्यूट पंक्चुअलिटी इज एसेंशियल। परीक्षा शुरू होने से पहले 30 मिनट पहले ही परीक्षा रूम के अंदर या परीक्षा केंद्र में ही आपको बैठना होगा। यानी परीक्षा का जो रूम होगा, एग्जामिनेशन रूम,
उसी कमरे में आपको पहुंचनी होगी। 30 मिनट पहले ही आपको वहाँ पे परीक्षा के रूम के अंदर पहुंच जानी होगी, वहाँ पर आपको बैठनी होगी। एब्सोल्यूट पंक्चुअलिटी इज एसेंशियल। ऐसा नहीं है कि 3 मिनट पहले दौड़ते भागते पहुँच रहे, ऐसा काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन कहती है। फिर आती है यू आर नॉट अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल या रूम बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द पेपर। जब तक पेपर कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप परीक्षा के कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। यू आर नॉट अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल या रूम बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द पेपर। फिर आती है इफ एन एग्जामिनेशन पेपर फॉर विच यू आर नॉट रजिस्टर्ड is handed to you, or if the question indicate that a map or any other stationery should have been given to you, bring it to the attention of the chief assistant supervising examiner or the invigilator immediately. You must return any incorrect question paper to the chief assistant supervising examiner immediately. यानी कि जिस परीक्षा पेपर पर आपने रजिस्टर किया है परीक्षा देने के लिए, अगर वैसा प्रश्न पत्र और उस नाम वाले पेपर को आप तक नहीं पहुंचती या आपको नहीं दिया जाता, तुरंत आपको वहाँ पे परीक्षा निरीक्षक को बोलने होंगे, इनविजिलेटर को यहाँ पे ध्यान देना होगा और दिलवाना होगा कि जो प्रश्न पत्र आप तक पहुँचे हैं ये वैसा प्रश्न पत्र नहीं है जिसकी आप परीक्षा दे रहे हैं। आपके पास गलत प्रश्न पत्र पहुँचे, आपको उसे परीक्षा निरीक्षक के पास इन्विजिलेटर को रिटर्न करना होगा, आपको तुरंत वापस करनी होगी। यू मस्ट रिटर्न एन इनकरेक्ट क्वेश्चन पेपर टू द चीफ असिस्टेंट एग्जामिनर सुपरवाइजिंग एग्जामिनर इमीडिएटली। तुरंत आपको रिटर्न करनी होगी। फिर आती है इन एडिशन टू द टाइम इंडिकेटेड इन द टाइम टेबल फॉर राइटिंग द पेपर, 15 minute time is given for the reading the question paper. You must not write during the reading time. यानी कि परीक्षा के समय जो रीडिंग टाइम होगी उसी समय आपको लिखना शुरू नहीं करना है। 15 मिनट मिलेंगे आपको पेपर देने के बाद, प्रश्न पत्र देने के बाद। 15 मिनट जो रहेंगे वो 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ने के लिए दिया जाएगा। जब प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ने के लिए दिया जाएगा उस समय आपको प्रश्नों के उत्तर देना तुरंत शुरू नहीं करना है। इन एडिशन टू द टाइम इंडिकेटेड इन द टाइम टेबल फॉर राइटिंग द पेपर, 15 minute time is given for the reading the question paper. You must not write during the reading time. You must not write on the question paper or on the admission card. आपको प्रश्न पत्र और एडमिट कार्ड के ऊपर कुछ भी लिखना नहीं है, सिर्फ जो साइन करना है, जो कुछ भी इम्पोर्टेंट एरिया है वो सबको फिल करना है। उसके अलावा प्रश्न पत्र के ऊपर और एडमिट कार्ड के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। गलत तरीके से करते हुए पकड़े जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। नियम बड़ा ही कठिन और स्ट्रिक्ट है। रीड केयरफुली एनी general instruction that may be given on the first page of the question paper. Example, number of printed pages, number of question that should be attempted. यानी कि जो प्रश्न पत्र के ऊपर वाला सबसे मुख्य पेज है, सबसे मुख्य पेज के ऊपर लिखी हुई रहेंगी नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस, कितने पेजेस है, कितने पृष्ठ हैं, उनके नंबर दिए हुए रहेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने प्रश्न हैं, प्रश्नों के नंबर दिए हुए रहेंगे। दैट शुड बी अटेम्प्टेड, जो आप अटेम्प्ट करेंगे, जो प्रश्न हैं, कितने सारे प्रश्न हैं, उनके नंबर, सब कुछ प्रश्न पत्र के सबसे मुख्य के ऊपर दी हुई रहेंगी। रीड द क्वेश्चन थॉरोली, जैसे कि पहले ही बता रहे थे थोड़ी टाइम पहले। रीड द क्वेश्चन थॉरोली। Time should not be wasted in writing information that is not asked for, as no marks will be awarded for it. जो उत्तर देने के लिए ना कहा गया हो, ऐसा कुछ भी ना लिखे, कुछ भी इंफॉर्मेशन ना दे, उसके लिए कोई खास आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और उसमें समय बर्बाद भी ना करें। ऐसा काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ISC 2026
साल के लिए जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसमें कहा गया है। डू नॉट स्पेंड एक्सेसिव टाइम ऑन अटेम्प्टिंग जस्ट 1 or 2 क्वेश्चन सो एज टू लीव योर सेल्फ विथ लेस टाइम टू आंसर द रिमेनिंग क्वेश्चन। एक या दो प्रश्नों को उत्तर देने के लिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करें, या फिर कोई अगर उत्तर ना आ रहा हो तो उनके लिए जगह छोड़ दे। उनको सिर्फ एक या दो प्रश्नों के बारे में सोचते रहने से या फिर सोच करके उत्तर इकट्ठा करके फिर लिखेंगे, ज़्यादा समय बर्बाद करेंगे, फिर जो निर्धारित समय है उस हिसाब से आप कम पढ़ेंगे और प्रश्नों के उत्तर दे पाना मुश्किल हो जाएगा। डू नॉट स्पेंड एक्सेसिव टाइम ऑन अटेम्प्टिंग जस्ट 1 or 2 क्वेश्चन so as to leave yourself with less time to answer the remaining question. You are advised to answer only that number of questions as mentioned in the question paper. खुद से कोई नया नियम बनाना नहीं है। प्रश्न पत्र पर जिस प्रकार से नंबरिंग दी हुई रहेंगी, जैसे 1 रोमन नंबर 1 अल्फ़ाबेटिक ए जैसे दी हुई रहेंगी वैसा ही लिखना होगा। वैसा नंबर देंगे, नंबर दे करके उत्तर देना शुरू करेंगे। प्रश्न उत्तर पेपर पर आंसर शीट पर क्वेश्चन लिखना नहीं है। यू आर एडवाइज टू आंसर ओनली दैट नंबर ऑफ क्वेश्चन एज मेंशन इन द क्वेश्चन पेपर। जैसे क्वेश्चन पेपर में नंबरिंग दी हुई है उस हिसाब से ही उत्तर देंगे। राइट योर यूनिक आईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, index number and the subject on the top sheet of the main answer booklet clearly in the space provided. These information should also be written on the front sheet of each continuation booklet used. If you are using loose map graph paper, write this information on these also. यानी कि जो एडमिट कार्ड के ऊपर यूनिक आईडी दी हुई रहेंगी, इंडेक्स नंबर दी हुई रहेंगी, सब्जेक्ट दी हुई रहेंगी, आंसर बुकलेट और जहाँ पर कंटिन्यूअस बुकलेट लेंगे मेन शीट के ऊपर तो लिखनी होगी जो एडमिट कार्ड के ऊपर यूनिक आईडी, इंडेक्स नंबर, सब्जेक्ट दी हुई रहेंगी। उसके साथ साथ 2 कंटिन्यूअस बुकलेट लेंगे, यानी एक्स्ट्रा शीट जो लेंगे, एक्स्ट्रा पृष्ठ लेंगे उत्तर देने के लिए, वहाँ पर भी सब कुछ इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी क्लियरली। ऊपर में जो स्पेस दी हुई रहेंगी, जगह दी हुई रहेंगी, वहाँ पर आपको सब लिखनी होगी जो कि एडमिट कार्ड में लिखी हुई है। विशेषकर यूनिक आईडी, इंडेक्स नंबर एंड द सब्जेक्ट, इस सभी के सभी वहाँ पर हर एक कंटिन्यूअस बुकलेट में जितने भी आप पृष्ठ लेंगे, उत्तर पत्र लेंगे लिखने के लिए, और जो मेन पत्र है उसके ऊपर भी हर एक जगह पर इसको मेंशन करना ज़रूरी है। क्योंकि हर बड़ी में अगर मेंशन नहीं करेंगे, अगर इन फ्यूचर कभी मिस हो गई जो एक्स्ट्रा सीट आपने लिया, अगर एक्स्ट्रा सीट कभी मिसिंग हो जाती है तो पता भी नहीं चलेगा कि एक्स्ट्रा सीट कहाँ मिसिंग हुई है। नाम भी लिखा हुआ नहीं है, यूनिक आईडी भी लिखी हुई नहीं है, अगर गलती से किसी और के पास भी चली गई तब भी पता नहीं चलेगा। और जो एग्ज़ामिनर जो चेक करेंगे, जो मार्क्स देंगे, वे आपको अच्छी तरह से नहीं जानते, इसलिए उसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने एक्स्ट्रा सीट लिया था या नहीं लिया था। इसीलिए आईसीएसई और आईएससी की जो परीक्षा में विद्यार्थी जाएंगे उनको काफ़ी ध्यान के साथ परीक्षा देनी होगी। एग्ज़ाम में उत्तर के साथ साथ और भी कई ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जिस पर ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। विशेषकर इस तरह के छोटे मोटे चीज़ें जैसे यूनिक आईडी, इंडेक्स नंबर, सब्जेक्ट, कंटिन्यूअस बुकलेट, अटैचमेंट, सब कुछ। उसके साथ अगर लूज़ ग्राफ भी लेंगे, मैप लेंगे, कुछ भी चीज़ें लेंगे, उसको भी आपको वहाँ पर भी ये सब इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी होगी, क्योंकि ये सब पेपर जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगी। जो आपने उत्तर दिया है उसका प्रमाण होगा कि आपने क्या क्या उत्तर दिया है। अगर ये सब मिस हो जाती है, अगर लूज़ हो जाती है, तो आपको कोई भी नहीं जानता कि परीक्षा में कहाँ के पेपर गए हैं, आपने पेपर लिया भी है या नहीं। वो देखेंगे आपके यहाँ पे पेपर है नहीं, तो उस हिसाब से आपको मार्क्स भी नहीं मिलने वाले। इसीलिए हर एक पेपर के ऊपर इंफॉर्मेशन मेंशन करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आती है ऑल एंट्रीज ऑन द आंसर बुकलेट शुड बी मेड इन अ ब्लैक ब्लू इंक ओनली, यानी कि ब्लैक या ब्लू स्याही से ही आपको लिखनी होगी। और ब्लैक या ब्लू में से कौन सी स्याही, डॉट चाहिए या जेल चाहिए, से परीक्षा के अंदर इन्विजिलेटर से पूछ लेंगे और इन्विजिलेटर आपको बता देंगे। इसीलिए विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी है कि दोनों ही कलर टाइप के पेन को ले जाए, एक जेल और एक डॉट, ताकि जो भी बोलेंगे जेल से लिखनी होगी जेल से लिखेंगे,
और डॉट बोलेंगे तो डॉट से लिखेंगे। फिर आती है ISC, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट ईयर 2026 एग्जामिनेशन के इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। ऑन द टॉप शीट ऑफ द मेन आंसर बुकलेट यू आर रिक्वायर्ड टू प्लेस योर सिग्नेचर इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस, डू नॉट स्क्रबल एनीवेयर ऑन द टॉप शीट। यानी जो मेन उत्तर पुस्तिका रहेंगी, मुख्य उत्तर पुस्तिका के ऊपर पर सबसे ऊपर जहाँ पे जगह दी हुई रहेगी हस्ताक्षर करने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए जो जगह दी हुई रहेंगी वहीं पर ही आपको हस्ताक्षर करने होंगे। इधर उधर कहीं स्क्रबल करके ऊपर कहीं छोटे करके लिख दिया, आसपास कहीं किसी तरह से लिख के पार कर दिया, ऐसा नहीं करना है। डू नॉट स्क्रबल एनीवेयर ऑन द टॉप शीट, टॉप शीट के ऊपर कहीं भी स्क्रबल करके कुछ भी नहीं लिखना है। जहाँ पे जगह दी हुई है सिर्फ और सिर्फ वहीं पर हस्ताक्षर करना है, मुख्य उत्तर पुस्तिका के ऊपर। फिर आती है राइट ऑन द बोथ साइड ऑफ ईच सीट ऑफ द आंसर बुकलेट अनलेस द rubric of the question paper prohibit this. While writing in the answer booklet, leave a margin at both the right hand and the left hand edge. Begin the answer to each subpart of the question on a separate line. यानी कि जो उत्तर देंगे किसी तरह से इधर उधर एक के ऊपर एक चढ़ा दिए वैसा करके नहीं देना है, क्लियर कट लिखना है ताकि लोगों को, ताकि जो चेक करेंगे उत्तर पुस्तिका उसे क्लियरली पता चले कि कौन सा उत्तर कहाँ लिखी हुई है, किस नंबर के साथ लिखी हुई है, क्लियरली आपको लिखना होगा। एक ही पृष्ठ के दोनों तरफ आपको लिखना होगा। राइट ऑन बोथ साइड ऑफ द ईच सीट ऑफ द आंसर बुकलेट अनलेस द rubric ऑफ द क्वेश्चन पेपर प्रोहिबिट दिस। जहाँ ऐसा कहा गया है कि एक ही जगह लिखना होगा तभी जाकर के एक जगह लिखेंगे, वरना जितने भी पृष्ठ है पृष्ठ के दोनों तरफ ही उत्तर लिखने होंगे। ICSE कहते हैं कि उत्तर को ऐसा करके मत लिखिए जिससे किसी को पता भी ना चले कि उत्तर आपने लिखा क्या है। जैसा तैसा किसी तरह से घुसार दिए, कहाँ पे क्या पता कर, कंप्लीट एक उत्तर कंप्लीट हुआ बगल से दूसरा ही शुरू कर दिए, ऐसा नहीं करना है। उत्तर अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका कंटिन्यूएशन आंसर बुकलेट आपको मिलेंगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको कंटिन्यूएशन आंसर बुकलेट लेनी होगी और इसे अटैच करने होंगे मेन आंसर शीट के साथ। उसके बाद आती है राइट द नंबर ऑफ द क्वेश्चन क्लियरली इन द लेफ्ट हैंड मार्जिन। जैसे स्टार्टिंग में बता रहे थे कि प्रश्नों के जो जितने भी नंबरिंग हैं, उदाहरण के तौर पर ये 17 नंबर जहाँ पे ये लिखी हुई है राइट द नंबर ऑफ द क्वेश्चन क्लियरली इन द लेफ्ट हैंड मार्जिन, बाईं तरफ साफ सुथरे तरीके से जो उत्तर दे रहे जिस प्रश्न के उसके नंबरिंग को देना होगा। जैसे यहाँ पे 17 लिखी हुई है तो 17 लिखने के बाद ही आपको उत्तर देने होंगे, क्वेश्चन को लिखना नहीं है। जैसे लिखी हुई है डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन, बी केयरफुल टू यूज़ द सेम सिस्टम ऑफ नंबरिंग एज दैट इन द क्वेश्चन पेपर। जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच क्वेश्चन, आंसर के शुरुआत में ही जो प्रश्न के नंबर है, जहाँ 17 लिखी हुई है वहाँ 17 लिखेंगे, जहाँ रोमन नंबर लिखी हुई है वहाँ रोमन नंबर लिखेंगे, जहाँ पर ए लिखी हुई है वहाँ पे ए लिखेंगे। इसी प्रकार से हूबहू ऐसा ही लिखना होगा। गड़बड़ करेंगे, खुद से कुछ लिखेंगे, अगर जो चेक करने वाले समझ नहीं पाए तब मार्क्स मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत से विद्यार्थियों को देखते होंगे कि उत्तर पुस्तिका के ऊपर प्रश्न पहले लिखते, प्रश्नों के नंबर देते, फिर प्रश्न लिखते, उसके बाद प्रश्न के उत्तर लिखते। ऐसा नहीं करना है, उससे समय की बर्बादी होगी और ऐसा करने से कोई अतिरिक्त मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। जैसे ISC ने पहले ही बता दिया उनके इंस्ट्रक्शन में, राइट द नंबर ऑफ क्वेश्चन क्लियरली इन द लेफ्ट हैंड मार्जिन एट द बिगिनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन, बी केयरफुली टू यूज़ द सेम सिस्टम ऑफ नंबरिंग एज दैट इन द क्वेश्चन पेपर। फिर ISC कहते हैं कि लीव अ लाइन आफ्टर द आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन, एक उत्तर देने के बाद बीच में एक लाइन का गैप छोड़े, फिर उसके बाद ही दूसरा उत्तर शुरू करें। ऐसा नहीं कि किसी तरह घुसा दिए। ISC कहते हैं साफ सुथरे तरीके से उत्तर दे ताकि समझ पाने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर 19 नंबर में देख पाएंगे वही चीज़ ISC कहते हैं राइट इन ए नीट एंड लेजिबल हैंड राइटिंग, साफ सुथरे हैंड राइटिंग में लिखे।
You may use a black blue ink pen for writing your answer, but pencils may be used only for diagram. जहाँ पर चित्र बनाने होंगे सिर्फ वहीं पर ही पेंसिल यूज़ किए जाएंगे। चित्र को कभी भी पेन से नहीं बनाने हैं, हमेशा पेंसिल यूज़ करने होंगे। और जहाँ पर लिखनी होगी, उत्तर लिखनी होगी, वहाँ पर पेन यूज़ करने होंगे, पेंसिल नहीं। फिर आती है ब्रिंग मैथमेटिकल एंड द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड कलर पेंसिल ओनली फॉर सब्जेक्ट फॉर विच दे विल बी नीडेड। फिर एक और महत्वपूर्ण सूचना जो काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बताते हैं, जो कि 10th में नहीं है, 12th में दी हुई है। जैसे 20 नंबर में दी हुई है, यू आर परमिटेड टू यूज़ कैशियो FX 82 MS साइंटिफिक कैलकुलेटर। इस नाम के जो कैलकुलेटर बाज़ार में मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी कैलकुलेटर को यूज़ करने होंगे। कैलकुलेटर ऑफ अदर मेक्स विथ सिमिलर फंक्शन कैलकुलेटर विल विथ ओनली बेसिक फंक्शन। यूज़ ऑफ एनी कैलकुलेटर विथ फीचर्स और रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इज़ नॉट प्रोहिबिटेड, इज़ नॉट परमिटेड। यानी कि जितने भी कैलकुलेटर होंगे, ये कैशियो FX 82 MS के अलावा जो कैलकुलेटर है जिससे कि इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं कि परीक्षा में उत्तर क्या देने होंगे, इस प्रकार से कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। अगर पाए गए तो मुसीबत में पड़ेंगे। जहाँ बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं वहाँ पे कैलकुलेटर की ज़रूरत होती है। इसीलिए साधारण सा कैलकुलेटर्स जैसे कि साइंटिफिक कैलकुलेटर, उदाहरण के तौर पर कैशियो कंपनी का FX 82 MS, ये कैलकुलेटर IESC ने अलाउ की है अपने बोर्ड एग्ज़ाम में विद्यार्थी को ले जाने के लिए। और बाकी के जितने भी कैलकुलेटर है जो परीक्षा में उत्तर दे सके या फिर उत्तर जान सके या फिर आंसर लीक हो सके, इस प्रकार से अगर कोई कैलकुलेटर ले जाते हैं और पकड़े जाते हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं और पेपर कैंसिल करने की भी नौबत आ सकती है। जैसे कि 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में भी ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं। The continuation booklet will be issued on request only after you have completed writing on all the pages of the main answer booklet. Continuation booklet already issued to you. जब एक्स्ट्रा पेपर जैसे अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका तभी दी जाएंगी जब आप जो मुख्य उत्तर पुस्तिका के सभी पृष्ठ में उत्तर लिखे हुए होंगे। Do all working including rough work on the same sheet as the rest of the answer। यानी जितने भी रफ वर्क करेंगे, चाहे वो मैथमेटिक्स से जुड़े हो, किसी से भी रफ वर्क करेंगे, उसी पृष्ठ पर आपको करने होंगे जिसमें आपने उत्तर लिखा है। अतिरिक्त आपको कोई रफ वर्क करने के लिए कोई पृष्ठ नहीं मिलेंगे। When the time allocated for writing the examination has concluded, arrange your answer script in the sequence। और कैसे अरेंज करने होंगे ये भी बता दिया। द फर्स्ट पेज एट द टॉप, पहला जो पृष्ठ होगा सबसे ऊपर रहेगा। सी दैट द मेन आंसर बुकलेट और द कंटिन्यूएशन शीट ग्राफ मैप दैट यू हैव करेक्ट यूनिक ID, index number and the subject written on them। Attach all continuation booklet issued when used or unused by you to the main answer booklet। Fasten them together at the left hand corner, top corner and hand them over unfolded। उत्तर पुस्तिका को फोल्ड नहीं करना है और जितने भी पृष्ठ आप लेंगे मुख्य पृष्ठ के अलावा सबको आपको एक साथ लगाना होगा। सबके ऊपर यूनिक ID, इंडेक्स नंबर, सब्जेक्ट लिखी हुई होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिसप्लेस हो जाती है, गायब हो जाती है, तब कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि कोई आपको जानते भी नहीं है और हज़ारों लाखों के ऊपर उत्तर पुस्तिका वहाँ पे पहुँचेंगी करेक्ट करने के लिए। और जब करेक्शन में बैठेंगे तब देखेंगे जब आंसर नहीं है और उत्तर पुस्तिका मिल नहीं रही है, तब कोई खोजने नहीं वाला, तब मार्क्स में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो सकती है। इसीलिए प्रिकॉशन लेने की सख्त ज़रूरत है। और जो 23 नंबर दी हुई है पॉइंट, और सबको फॉलो करने की बहुत ज़रूरी है। फासम देम टुगेदर एट द लेफ्ट हैंड कॉर्नर एंड हैंड देम ओवर अनफोल्डेड। उत्तर पुस्तिका को मोड़ना मरोड़ना नहीं है, सीधे तौर पर जैसे साफ सुथरे है वैसे ही उठा करके इन्विजिलेटर को दे देने हैं। अब जानेंगे ऐसे कौन कौन से अमान्य कार्य है
जो बोर्ड की परीक्षा में विद्यार्थियों को नहीं करने हैं। अगर करते हुए पकड़े गए तो पूरा पेपर ही कैंसिल हो जाएंगी। पहला आता है, इफ द अवॉर्डिंग कमेटी इज सेटिस्फाइड दैट द कैंडिडेट हैज़ मेड अरेंजमेंट टू ऑब्टेन अनफेयर हेल्प इन द कनेक्शन विद द क्वेश्चन पेपर फ्रॉम एनी पर्सन कनेक्टेड with the examination center or any agency within or outside the examination center, the candidate is liable to have their result in the examination as a whole cancelled. अब आती है 2 का पहला वाला भाग। ऐसा प्रश्न भी आते, जैसे प्रश्न पत्र पर देखेंगे 2 का पहला भाग, 2 का दूसरा भाग, 3 का पहला भाग, हूबहू वैसा ही लिखना होगा जैसे दी हुई है। ऐसा ही आपको उसी प्रश्न को इंडिकेट करते हुए उसको उत्तर देना होगा, तभी जा कर के आपको करेक्ट मार्क्स मिलेंगे। जैसे यहाँ दी हुई है 2 का पहला भाग, कैंडिडेट हु आर डिटेक्टेड इन गिविंग और ऑब्टेनिंग और अटेम्प्टिंग टू गिव और ऑब्टेन अनफेयर असिस्टेंस और विथ आर अदरवाइज डिटेक्टेड इन एनी डिसऑनेस्टी whatsoever relating to the examination will be reported to the chief executive and the secretary of the CISC and may expelled from the examination hall or the room forthwith and refused admission to the sequent examination paper. अगर कोई भी विद्यार्थी अपने दोस्तों को हेल्प करते हुए या अनफेयर मीन जो कि अमान्य है परीक्षा के लिए अगर करते हुए पकड़े गए तो इसे रिपोर्ट कर दी जाएगी चीफ सेक्रेटरी एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ CISC। बोर्ड के जो मुख्य सेक्रेटरी है उनको रिपोर्ट कर दी जाएगी और एक्सपेल्ड कर दी जाएगी एग्जामिनेशन हॉल से एंड रिफ्यूज्ड एडमिशन टू द सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन पेपर। और फिर जो एग्जामिनेशन पेपर है उसमें एडमिशन के लिए रिफ्यूज़ कर दिए जाएंगे, उसमें और एडमिशन नहीं होंगी। द चीफ असिस्टेंट सुपरवाइजिंग एग्जामिनर और एनी मेंबर ऑफ द सुपरवाइजरी स्टाफ shall confiscated the answer script in which the use of unfair assistance is detected or suspected. उसके बाद आती है द चीफ सुपरवाइजिंग एग्जामिनर ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर shall send the confiscated answer script with an report giving the detail of the evidence and the explanation of the candidate concerned to the chief executive and the secretary of the CISC without delay and if possible on the day of the occurrence। यानी कि जब ये होंगे अगर संभव हो तो उसी दिन दे दिए जाए और जो मुख्य निरीक्षक रहेंगे परीक्षा के वो जो कैंडिडेट होंगे जिन्होंने ऐसा किया है अमान्य कार्य उनके प्रश्न पत्र को ले जाएंगे, ले जा कर के जो कैंडिडेट है उनके एक्सप्लेनेशन लेंगे क्यों उन्होंने किया है और उनके जो एविडेंस है उनका जो प्रमाण है प्रमाण के साथ उसी दिन चीफ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी दिल्ली में CISC में भेज दिए जाएंगे बिना किसी विलम्ब के। और उसी दिन अगर हो सके तो दे सकते हैं वरना अगले दिन अगर संभव हो तो भेजने होंगे। फिर चौथा वाला आती है इन केस द कैंडिडेट कंसर्न रिफ्यूज टू गिव एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दे शुड नॉट बी फोर्स टू डू सो ओनली द फैक्ट ऑफ रिफ्यूजल शैल बी रिकॉर्डेड बाय द चीफ सुपरवाइजिंग एग्जामिनर एंड अटेस्टेड बाय 1-2 मेंबर ऑफ द सुपरवाइजरी स्टाफ ऑन ड्यूटी एट द टाइम ऑफ द ऑकरेंस एज द केस में बी। अगर जो कैंडिडेट है वो अपना बयान देने के लिए मना करे तो उनको फोर्स नहीं किया जाएगा बयान देने के लिए। फैक्ट होगा कि रिफ्यूज़ल शुड बी रिकॉर्डेड, जो मुख्य परीक्षा निरीक्षक है वो इसे रिकॉर्ड कर लेंगे फैक्ट को, क्या फ़ैक्ट क्या है, और अटेस्टेड करेंगे। और वहाँ पे जो मेंबर होंगे मुख्य परीक्षा निरीक्षक के साथ 1-2 उनके जो मेंबर होंगे उनके साइन रहेंगे या अटेस्टेड करेंगे, ऐसे कुछ होंगे। और ऑन द ड्यूटी, उस ड्यूटी में जब रहेंगे जब ये ऐसा केस ऑकर हुआ है तब। फिर आता है द चीफ सुपरवाइजिंग एग्जामिनर हैज़ द डिस्क्रिशन टू परमिट सच कैंडिडेट टू आंसर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर बट ऑन द फ्रेश आंसर शीट दैट आर सेपरेटेड फ्रॉम दोज इन विच द यूज ऑफ अनफेयर मीन वॉज डिटेक्टेड और सस्पेक्टेड। जैसे पहले ही बता रहे थे कि जो अमान्य कार्य करते हुए पकड़े गए जो कैंडिडेट है, जो मुख्य परीक्षा निरीक्षक है, उनका ये ड्यूटी है कि वैसे कैंडिडेट को, वैसे परीक्षार्थी को बाकी के जो प्रश्नों के उत्तर है देने के लिए अलाउ किए जाए फ्रेश
उत्तर पुस्तिका में एक अलग से उत्तर पुस्तिका दिया जाए फ्रेश, जहाँ कुछ भी लिखी हुई नहीं रहेंगी उसमें, और उस जो पुस्तिका है जिसमें ऐसा अनफेयर मीन की हुई है और जिसमें डिटेक्टेड और सस्पेक्टेड है उसमें ना करके दूसरा फ्रेश आंसर शीट दे करके उसमें उसे बाकी के जो उत्तर है वो देने दिया जाए। ऐसा CISC मानते हैं। मतलब इतना रिलैक्सेशन देते हैं स्टूडेंट को कि इतना कुछ करने के बाद भी, अनफेयर मीन होने के बाद भी बाकी के उत्तर आप दे पाएंगे, पर उस उत्तर पुस्तिका पर नहीं जहाँ पर आपने गलत किया है। दूसरे उत्तर पुस्तिका आपको मिलेंगे फ्रेश, उसके ऊपर आपको लिखने होंगे। यानी कि टाइम थोड़ा बहुत आपके कम हो जाएंगे, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होंगी और शायद ही आंसर देने के लिए और समय रह जाए। इसीलिए दोस्तों को बचाने जाएंगे परीक्षा में और पकड़े जाएंगे तो इस प्रकार का हाल होगा। जैसे उन्होंने CISC ने अपने रूल्स में लिखी हुई है, अमान्य कार्य करते हुए पकड़े गए तो क्या होगा, इस प्रकार का ही कुछ इफेक्ट होंगे। इसीलिए परीक्षा में अपने आप ही परीक्षा देने होंगे, दोस्तों को बचाने जाएंगे प्रॉब्लम होगी। प्री बोर्ड तक ये ठीक ठाक है, पर बोर्ड एग्ज़ाम में कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होने वाली, ऐसा CISC कहते हैं। और CISC कहते हैं कि कैंडिडेट फाउंड इन ब्रिंगिंग इन द आंसर शीट और टेकिंग आउट और अटेम्प्टिंग टू टेक आउट आंसर शीट और ब्रिंगिंग इन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज स्मार्ट वॉच, मोबाइल ईयरफोन, वायरलेस डिवाइस, कैमरा और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन और एक्सेसिंग द इंटरनेट, जिससे इंटरनेट सर्फिंग हो सके। चीट्स, आंसर शीट्स, डॉक्यूमेंट्स कुछ भी अलाउ नहीं होंगे, उसे भी अमान्य कार्य के अंदर रखा जाएगा। और अगर पकड़े जाएंगे तो इस प्रकार का कुछ नियम मानने होंगे। फिर ISC ईयर 2026 एग्जामिनेशन, और भी ऐसे अमान्य कार्य हैं जिससे कि प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे ब्रिंगिंग इन यूजिंग टेक्स्ट बुक, पहले ही बता रहे थे, फोटोकॉपी ऑफ टेक्सचुअल मटेरियल, चीट, पेपर, मेमोरेंडम, पॉकेट बुक, नोट, जितने भी डॉक्यूमेंट वाले चीज़ें उसे भी अमान्य कार्य में रखा जाएगा। सब्सटीट्यूटिंग आंसर स्क्रिप्ट और गेटिंग आंसर स्क्रिप्ट रिप्लेस्ड ड्यूरिंग और आफ्टर द एग्जामिनेशन विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ पर्सन कनेक्टेड विद द एग्जामिनेशन सेंटर और एनी एजेंसी within or outside the examination center shall be reported to the chief executive and the secretary of the CISC without any delay, and their result in the examination as a whole will be cancelled. If it is subsequently discovered and the awarding committee is satisfied that the candidate has there either copied from other candidate or given opportunity to other candidate to copy from them or communicated dishonestly with other candidate, their result in the paper of that subject in question or their result in the examination as a whole will be cancelled. जहाँ दोस्तों को हेल्प करते हुए पकड़े जाएंगे, वह आंसर देते हुए पकड़े जाएंगे। जैसे सेशनल एग्ज़ाम, प्री बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि एक जन दोस्त भर के आए, बाकी लोग उसके छाप रहे हैं, एक दूसरे का छाप करके पार कर रहे हैं। ये प्री बोर्ड तक ही हो पाएंगी, बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा करते हुए पकड़े जाएंगे। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन दी हुई है CISC की तरफ से, पूरा रिजल्ट ही कैंसिल हो जाएगा एग्जामिनेशन में, कोई भी परिणाम आएंगे नहीं, इसके परिणाम ही कैंसिल करवा दिए जाएंगे अगर इस प्रकार से छापते हुए या दोस्तों को हेल्प करते हुए पकड़े जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार से नियम और कानून CISC द्वारा बनाए हुए हैं। फिर 5वां नंबर जहाँ देख पाएंगे कि अ कैंडिडेट डिटेक्टेड इन अप्रोचिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एग्जामिनर और एनी मेंबर ऑफ द स्टाफ ऑफ द CISC with the object of influencing them regarding any candidate examination result shall have their result in the examination as a whole cancelled. Candidate found involving in the disorderly conduct or causing disturbance in or nearly the examination hall or the room are liable to be expelled from the examination hall room forthwith and henceforth be refused admission for subsequent exam paper. फिर आती है कैंडिडेट आर नॉट परमिटेड टू हैव देयर ओन पोजीशन while in the examination hall room any book, memorandum, pocket book, note, paper, mobile phone, smart watch, wireless device except the correct question paper. Candidate are not permitted to have their possessions or any weapon or any instrument or object which may be used as a weapon
during the course of the examination. Candidate disregarding the above caution are liable to have their result in the examination as a whole cancelled. कोई भी कैंडिडेट ऐसा करते हुए पकड़े जाएंगे। CISC कहते हैं कि अगर कोई भी इस तरह से रूल को नहीं मानते और अगर रूल के विरुद्ध में जाने की कोशिश करते हैं तो उनके परिणाम जो है पूरी तरह से कैंसिल कर दिए जाएंगे। रिजल्ट इन द एग्जामिनेशन एज अ होल कैंसल्ड। फिर 8 का पहला वाला भाग, पर्सन ऑब्टेनिंग एडमिशन टू द एग्जामिनेशन ऑन फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और आइडेंटिफिकेशन शैल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन हॉल और रूम फोर्थविथ एंड शैल बी रिपोर्टेड टू द पुलिस। यानी कि एक जैसे दिखने वाले दो इंसान होते हैं, तो अगर हो सकता है उनके दोस्त हो, तो उनके दोस्त अगर परीक्षा में बैठते एक ही जैसे चेहरा वाले अगर पकड़े जाते किसी तरह से, एग्जामिनेशन हॉल से तो हटा दिए जाएंगे और उसे पुलिस की तरफ रिपोर्ट करवा दी जाएंगे। ऐसा कहते हैं। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और आइडेंटिफिकेशन, गलत रिप्रेजेंटेशन और आइडेंटिफिकेशन के साथ वहाँ जाएंगे, फॉल्स आइडेंटिटी के साथ, तो एग्जामिनेशन हॉल से तो हटा दिए ही जाएंगे और साथ में पुलिस को भी रिपोर्ट होंगे। ऐसा CISC कहते हैं। फिर आता है कैंडिडेट हु आर इन्वॉल्व इन द एक्ट ऑफ impersonation shall be reported to the chief executive and the secretary of the CISC and their result in the examination as a whole will be cancelled. फिर आती है 9 का पहला वाला भाग, the decision in respect of the result of candidate who are detected or suspected of using unfair mean may be delayed considerably and the result may not be declared with the result of other candidate. अमान्य कार्य करते हुए अगर पकड़े जाएंगे तो आपके जो परीक्षा के परिणाम होंगे बाकी विद्यार्थियों के जिस समय घोषित होंगे परिणाम, और जो अमान्य कार्य करेंगे उनका उस समय घोषित नहीं होगा, उनका परिणाम किसी और दिन घोषित किए जाएंगे, उसका डिले करवा दिए जाएंगे, विलंब करवा दिए जाएंगे और उनका रिजल्ट बाकी विद्यार्थियों के साथ घोषित नहीं किए जाएंगे। फिर 9 का दूसरा वाला, कैंडिडेट हुज रिजल्ट इन द एग्जामिनेशन एज अ होल्ड हैज़ बिन कैंसल्ड मे बी डेलिब्रेटेड फ्रॉम एंट्री टू एनी सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन। फिर आती है 10 का पहला वाला, अ पर्सन हु कमिट एन ऑफेंस अंडर दिस रेगुलेशन बट इज़ नॉट अ कैंडिडेट शैल बी डील्ड with as under the chief executive and the secretary of the CISC may, if he so decide, hand over the case to the police. In case of the teacher or a person connected with the institution, their misconduct shall be reported to the governing or managing body of the institution for necessary action. उदाहरण के तौर पर अगर कोई विद्यार्थी है, वो अगर कैंडिडेट नहीं है, यानी कि उन्होंने वही कैंडिडेट नहीं है जिन्होंने रजिस्टर किया है बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने के लिए, यानी कि उसका हमशक्ल भी हो सकता है, एक जैसे दिखने वाले दो लोग होते हैं, तो उनके जगह पर आ गए हैं और उन्होंने अगर इस प्रकार का अमान्य कार्य किया, अगर ये चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सेक्रेटरी ऑफ द CISC न्यू दिल्ली के पास रिपोर्ट हो गई, तो पहला काम कर सकते हैं, पुलिस में ये केस को दे सकते हैं। इसकी सूचना पुलिस को भी दी जा सकती है और इनके बारे में पुलिस को भी बताया जा सकते हैं। अब दूसरा वाला, अगर ये कोई शिक्षक हुआ, अगर किसी संस्थान या स्कूल के शिक्षक ऐसा करते हुए पकड़े गए, तब जाकर के स्कूल और संस्थान के जो गवर्निंग बॉडी है, जो कि मेन एडमिनिस्ट्रेशन है उस स्कूल के या संस्थान के, उनके ऊपर ये एक्शन लिया जाएगा। Entries for the subsequent examination may not be accepted from a school where any member of the staff has at any time committed any offense under the regulation. यानी कि कोई स्कूल और संस्थान अगर किसी प्रकार के इस प्रकार के अमान्य कार्य करते हुए पकड़े गए या उनका रिकॉर्ड रहा है इस प्रकार से अमान्य कार्य हमेशा करते हैं, तो उनके एंट्रीज परीक्षा के लिए जो एंट्री करवाए जाएंगे जिस स्कूल से, वो किसी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं होंगे अंडर दिस रेगुलेशन। इसी नियम के अंडर में ये आते हैं और किसी प्रकार से एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे।
उसके बाद CISC ने एक और नियम बताया है कि अगर उदाहरण के तौर पर एक परीक्षा केंद्र के अंदर में 30 जन टोटल है, 30 जन अगर एक दूसरे को प्रश्न के उत्तर लिख करके पार करते, एक ने दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरा ने चौथा को दिया, पहला ने दूसरा को दिया, इस प्रकार से अगर एग्जामिनेशन हॉल में आंसर शीट एक्सचेंज होते हैं तब क्या होगा, यहाँ पर CISC ने भी वह भी बताया है। If the awarding committee is satisfied that the use of the dishonest or the unfair mean in a paper or paper has been widespread at the center, the awarding committee reserves the right to cancel the result of all candidate of that center in the paper concerned or of the entire examination as a whole at the center if several papers are involved। जैसा कि पहले ही बता रहे थे, अगर एक केंद्र में, परीक्षा केंद्र में 30 जन हैं और अगर 30 जन ही एक दूसरे को प्रश्न उत्तर पुस्तिका इधर उधर कर रहे, एक दूसरे को दे रहे छापने के लिए, अगर ऐसा होती है तो सभी के जितने भी कैंडिडेट, मतलब 30 जन अगर उस परीक्षा केंद्र में है उदाहरण के तौर पर, तो 30 जन के ही उत्तर पुस्तिका कैंसिल हो जाएंगे और 30 जन के ही परीक्षा पूरी तरह से कैंसिल करवा दिए जाएंगे। अगर ऐसा होता है तब ऐसा कई बार परीक्षा केंद्र में होते हुए देखे होंगे, एक जन ने उत्तर लिखा और उत्तर को पूरी तरह से पूरे उस रूम के अंदर में फैला दिया। जितने भी 30 जन अगर उदाहरण के तौर पर वहाँ पे मौजूद है तो 30 जन उस उत्तर को लिख लिया, उसको पता हो गया क्या उत्तर होगा, सही उत्तर क्या है, 30 जन ने लिख लिया। अब सामने पहले वाला ऐसा किया, सामने वाला भी वैसा ही कर रहा है, फिर अगले बार वैसा ही कर रहा है, ऐसा कर करके सब टीम वर्क कर रहा है आपस में, एक दूसरे के साथ मिल करके एक दूसरे का उत्तर को कॉपी कर रहे हैं, एक दूसरे के उत्तर को देख करके लिख रहे हैं। ऐसा अगर पाए गए तो सभी के कैंसिल हो जाएंगे, जितने भी 30 जन हैं सभी के उत्तर कैंसिल हो जाएंगे, सभी के जो परीक्षा है पूरी तरह से कैंसिल करवा दी जाएंगी। उसके बाद CISC कहते हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन अभी दी हुई है यहाँ पे, जो अमान्य कार्य, अगर उनके बाहर भी अगर कुछ होते हैं तब क्या करेंगी, तब पेनल्टी लगाए जाएंगे। जिस प्रकार से कार्य होंगी, अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं है, यहाँ पे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन दी हुई है उसके बाहर अगर कुछ किसी प्रकार के अमान्य कार्य होते हैं अलग से, तब वहाँ पे पेनल्टी लगाई जाएंगी। पेनल्टी लगा करके वहाँ पर जिस प्रकार से कार्य होंगे उस हिसाब से पेनल्टी लगा दी जाएंगी। अब सवाल आएगा कि कैसे पेनल्टी लगाएंगे। यहाँ दिए हुए हैं, फॉर केसेस ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन नॉट कवर्ड बाय दीज रेगुलेशन द अवॉर्डिंग कमेटी में एनफोर्स पेनल्टी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द ऑफेंस। जिस प्रकार के अमान्य कार्य होंगे उसके हिसाब से ही पेनल्टी लगाए जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो उत्तर पुस्तिका से जुड़ी हुई है, जैसे यहाँ पे CISC ने बताया है, लास्ट डेट फॉर रिटेनिंग आंसर स्क्रिप्ट, CISC will not retain answer script for the candidate later than 60 days from the day of the declaration of the result. The same shall be destroyed thereafter. परीक्षा कंप्लीट हो गई, परीक्षा दिए, परिणाम आया, कंप्लीट हो गई, 60 दिन तक रहेंगे उत्तर पुस्तिका, उसके बाद उत्तर पुस्तिका को समाप्त कर दिए जाएंगे, यानी जितने भी लोगों के उत्तर पुस्तिका है उसे हटा दिए जाएंगे। इसीलिए अटैचमेंट नहीं रखना है। CISC will not retain answer script of the candidate later than 60 days, 60 दिन यानी कि 2 महीना, from the day of the declaration of the result. The same shall be destroyed thereafter. फिर आती है सबसे महत्वपूर्ण इलाका, जहाँ पर अगर विद्यार्थी ना जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ होने वाली नहीं है। जैसे इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट ईयर 2026 एग्जामिनेशन रीचेक रिक्वेस्ट। जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं वे अगर परीक्षा के परिणाम से संतुष्ट नहीं है तो रीचेक के लिए आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आवेदन करने के बाद क्या क्या चेक किए जाएंगे, क्या क्या यानी कि
क्या क्या चेक किए जाएंगे रीचेक में। रीचेक की जब आवेदन देंगे ऑनलाइन और स्कूल के मुख्य अधिकारी के सहमति के बाद, तो किस प्रकार से क्या क्या चेक किए जाएंगे। पहला होगा आंसर दैट हैज़ बीन मार्क्ड। पहला देखा जाएगा जो आंसर जो है, जो मार्क किए उसके मार्क्स सबके आए हैं या नहीं, कहीं पे कुछ छूटा हुआ तो नहीं है। उसके बाद टोटलिंग, कुल मिलाकर कितने हुए हैं, सबके कुल मिलाकर के मार्क्स दिए हुए हैं या नहीं, वहाँ कुछ गड़बड़ी है या नहीं। उसके बाद जो कंटिन्यूएशन शीट, अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका जो आपने लिया था उनके जो मार्क्स है और उनके जो अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका अटैच की हुई है नहीं या नहीं, यानी कि अपने परीक्षा में अटैच की हुई थी या फिर वो मिसिंग है या फिर गायब है, ऐसा कुछ चेक किए जाएंगे सबसे पहले। तो रीचेक की जो प्रक्रिया होंगी यह है रीचेक की प्रक्रिया। रीचेक रिक्वेस्ट जब देंगे तो इन सभी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद जो रीचेक की जो परिणाम होंगे वो CISC की आधिकारिक वेबसाइट www.cisc.org ऑर्गेनाइजेशन, उसमें नोटिफाई पहले से ही बता दिए जाएंगे, नोटिफाई कर दिए जाएंगे और उनके जो परिणाम होंगे रीचेक के, जो रीचेक रिक्वेस्ट दिए जो कैंडिडेट, उनको उसके बाद बता दिए जाएंगे कि क्या होंगे या नहीं होंगे। यह है रीचेक रिक्वेस्ट। रीचेक के लिए आवेदन, कैंडिडेट हु आर नॉट सेटिस्फाइड, जैसे रीचेक रिक्वेस्ट में कैंडिडेट हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट may apply online for recheck of the answer script and the same must be received by the CISC office not later than 4 days from the day of declaration of the ISC year 2026 main examination result. For each recheck request, candidate through their school or candidate themselves will require to pay a fee per subject which shall be made ऑनलाइन। इन सभी के ऊपर शुल्क है, जैसे रीचेक के लिए देंगे, रीवैल्यूएशन के लिए देंगे, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के लिए देंगे, सब में शुल्क देने होंगे जो कि ऑनलाइन देने हैं। फिर आती है द इंडिविजुअल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द रीचेक ऑफ देयर रिजल्ट थ्रू द CISC वेबसाइट। The head of the school can apply for the recheck of the result of their school candidate through the Careers portal. Careers नाम के पोर्टल होंगे, वहाँ पर जाकर के आवेदन देने होंगे और फ़ी भी सबमिट करने होंगे ऑनलाइन। The recheck of any answer script will be restricted only to check whether all the answer have been marked, there have been mistake in the totaling of the marks for each question in the subject or the paper, and is transferring the marks correctly onto the first cover page of the answer script. The continuation sheet attached to the answer script as mentioned by the candidate are intact. Recheck request result will be declared through the CISC website www.cisc.org, for which the time and date will be notified to all concerned well in advance. फिर आती है री-इवैल्यूएशन रिक्वेस्ट। कैंडिडेट हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रीचेक रिजल्ट ऑफ द सब्जेक्ट फॉर विच दे हैव अप्लाइड विल बी परमिटेड टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द री-इवैल्यूएशन ऑफ देयर आंसर स्क्रिप्ट ऑफ दैट और दोज सब्जेक्ट ओनली। द इंडिविजुअल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द री-इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट थ्रू द CISC वेबसाइट। द हेड ऑफ द स्कूल कैन अप्लाई फॉर द री-इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट ऑफ द स्कूल कैंडिडेट through the Careers portal. The request for the re-evaluation of the answer script must be received by the CISC within 3 days from the day of declaration of the recheck result. The accuracy of the subject grade awarded will be checked on request in one or more subject, provided the head of the school candidate submit the application online. On re-evaluation of the answer script by the subject expert, the marks awarded, whether increased or decreased, will be considered as a final mark. For each revaluation subject and the request candidate through their school candidate themselves will be required to pay a fee per subject
which shall be made online. For re-evaluation request candidate through the school, candidate themselves will pay a required fee which is made online. The charge paid for the re-evaluation is non-refundable. The time and date of the declaration of the result of the re-evaluation request will be notified to all the stakeholders through the website of the CISC, www.cisc.org. पर जो भी कैंडिडेट री-इवैल्यूएशन के लिए देंगे, उनके उत्तर पुस्तिका को फिर से चेक करने के लिए देंगे, उनके लिए तो शुल्क लगेगी, ऑनलाइन देनी होगी कैरियर्स पोर्टल के माध्यम से। उसके बाद स्कूल के जो मुख्य है उनके दिशा निर्देश पर ही होंगे ये सब, और जितने भी मार्क्स होंगे उसको फाइनल माने जाएंगे, उसी को मुख्य माने जाएंगे। मार्क्स घट भी सकते हैं, मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा चांस है कि मार्क्स घटते ही है, बढ़ते तो नहीं है। और कई बार बढ़ भी गए तो 1 या 2 मार्क्स बढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और जो फ़ी आप देंगे, ऑनलाइन भुगतान करेंगे, वो नॉन रिफंडेबल होगी, आपको रिफ़ंड उसकी नहीं मिलने वाली। इसीलिए ये जो जितना एग्ज़ाम टफ है उससे कई ज़्यादा ख़तरनाक भी है। इसीलिए जो विद्यार्थी है उन्हें ज़रूरी है कि एक बार में ही पार कर दिया जाए। री-इवैल्यूएशन के लिए देंगे, री चेक के लिए रिक्वेस्ट देंगे, इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन देंगे, सब में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, सभी में प्रॉब्लम है। इसीलिए एक बार में ही एग्ज़ाम देना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वही ठीक रहेगा। फिर आती है इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन। कैंडिडेट हु विश टू इम्प्रूव देयर एग्ज़ाम और द मार्क्स इन द सेम ईयर ऑफ एग्जामिनेशन में टेक द इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन। पहला आता है एलिजिबिलिटी टू अपीयर फॉर द ISC क्लास 12 इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन। All candidates who appear for the ISC year 2026 main examination are eligible to take the improvement examination conducted in the same year of the examination. This will include candidates who have qualified the examination and their result is qualified, QLF. और आती है who have not qualified the examination and their result is not qualified in QLF. Who have reappeared for the ISC examination in the year 2026 to improve their marks in one or more subject and have been issued a supplementary statement of marks. The candidate whose result is declared as absent will not be eligible for the improvement examination. कौन कौन सी शर्तों पर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम को दे पाएंगे? पहला शर्त है कि आपके जो मुख्य परीक्षा हुए हैं बोर्ड के, वहाँ पर आपके जो परिणाम घोषित हुए, परीक्षा होने के बाद जो परिणाम घोषित होते हैं, उस परिणाम में आप एब्सेंट लिखे हुए नहीं होने चाहिए। अगर एब्सेंट लिखे हुए हैं तो आप इम्प्रूवमेंट परीक्षा में नहीं बैठ सकते। अगर आप जो बोर्ड की मुख्य परीक्षा होती है जो फरवरी से शुरू होगी, फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, पहले आपको वहाँ पर परीक्षा देनी होगी, बोर्ड की परीक्षा। तभी जाकर के उसी साल यानी कि 2026 में अगर बोर्ड परीक्षा होती है तो 2026 में ही इम्प्रूवमेंट परीक्षा होंगी। और 2026 में इम्प्रूवमेंट परीक्षा में अपीयर होने के लिए आपकी योग्यता चाहिए कि आप पहले जो मुख्य परीक्षा हुए हैं फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, उसमें पहले आपको अपीयर होना होगा, तभी जाकर के आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होने के योग्य होंगे। अब जो इम्प्रूवमेंट परीक्षा होंगी जो इसी साल 2026 में ही होंगी, कितने सारे सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने के लायक है? सिर्फ और सिर्फ 3, उससे ज़्यादा नहीं। कोई भी इम्प्रूवमेंट परीक्षा आप 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में नहीं दे सकते, किसी 3 सब्जेक्ट में ही आपको देने होंगे, सब में नहीं देने हैं। नंबर ऑफ सब्जेक्ट परमिटेड, कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू अपीयर इन द मैक्सिमम ऑफ ओनली 3 सब्जेक्ट दैट दे हैव एनरोल्ड देमसेल्फ for the ISC year 2026 main examination. Paper to appear in. Candidate appearing for the particular subject in the improvement examination are required to compulsorily appear for the theory paper of that subject. Practical or the project work. For ISC, the marks of the practical or the project work of the subject already awarded to the candidate in the main examination will be carried forward. However, if the candidate was absent earlier, either in practical or during assessment of project work of the subject,
Then the candidate, in addition to taking the theory exam, is also permitted to submit the project work and or appear for the practical, which should be assessed and mark awarded and submitted. Registration of candidate for the improvement examination. फिर आता है registration of the candidate for improvement examination. Head of the school will be able to register their candidate online for the improvement exam. The registration date will be informed to the school in the due course of time. बारहवीं के जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम होंगे, यहाँ एक रिलैक्सेशन दी हुई है CISC की तरफ से, जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन बनी हुई है वहाँ पर एक रिलैक्सेशन दी हुई है. इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में जो थ्योरी पेपर है किसी 3 में आप देख पाएंगे, ये कैंडिडेट का लॉस है. पर कैंडिडेट का प्रॉफिट वहाँ पर होगी कि कैंडिडेट अगर प्रोजेक्ट वर्क जो परीक्षा में ज़रूरी होती है, स्कूल में प्रोजेक्ट वर्क बोलते हैं, प्रोजेक्ट वर्क और प्रैक्टिकल, जहाँ पर प्रैक्टिकल होती है साइंस के सब्जेक्ट में, कंप्यूटर में जो प्रैक्टिकल्स होती है, जो लैब में जाते हैं, लैबोरेटरी में जा कर के, प्रयोगशाला में जा कर के प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं. जो विद्यार्थी परीक्षा में, जो बोर्ड एग्ज़ाम, मुख्य बोर्ड परीक्षा होगी जो फरवरी से लेकर के अप्रैल तक चलेगी 12वीं की, उसमें अगर आप प्रोजेक्ट वर्क या प्रयोगशाला में नहीं जा सकते या फिर वहाँ पे एब्सेंट है, वहाँ पर प्रस्तुत नहीं है, तब इम्प्रूवमेंट परीक्षा में आप प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट वर्क की परीक्षा दे सकते हैं. तब जा कर के वहाँ पे आपको मार्क्स मिल जाएगी. इम्प्रूवमेंट परीक्षा में अगर आप प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल्स के परीक्षा देते हैं फिर से, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. उसके मार्क्स आपके मुख्य जो बोर्ड की परीक्षा हुई है उसके साथ ही दे दिए जाएंगे, एक साथ अवॉर्ड किए जाएंगे और सबमिट भी करवा दिए जाएंगे. तो ये एक सकारात्मकता है विद्यार्थियों के लिए जो प्रैक्टिकल्स, जो प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कर नहीं पाएंगे या फिर बोर्ड की परीक्षा में उपस्थित नहीं है, एब्सेंट थे, और जो प्रोजेक्ट वर्क नहीं किए हैं, प्रोजेक्ट वर्क के समय में एब्सेंट थे, उनके लिए इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी. अगर इम्प्रूवमेंट परीक्षा में रिलैक्सेशन है, फिर भी कोशिश होनी चाहिए विद्यार्थियों को कि जो मुख्य बोर्ड की परीक्षा है फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, उनमें ही सब कुछ कंप्लीट कर दिया जाए. इम्प्रूवमेंट परीक्षा, रीचेक, फिर रीवैल्यूएशन की नौबत ही ना आए, क्योंकि इस प्रकार से अगर नौबत आती है तो कहीं ना कहीं और प्रॉब्लम हो जाएगी. इम्प्रूवमेंट परीक्षा, रीचेक परीक्षा और रीवैल्यूएशन, इसकी नौबत ही ना आए. डायरेक्ट जो मुख्य परीक्षा है उसमें ही एक बार में ही अपीयर हो जाए, बस वही फाइनल होने चाहिए. क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, उतने फेवर में नहीं होंगे, इसीलिए मुख्य परीक्षा में ही एक साथ ही पास करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फिर आती है इम्पॉर्टेंट नोट. कैंडिडेट वो आर एंटर्ड एज अ रेगुलर कैंडिडेट फॉर द ISC ईयर 2026 एग्जामिनेशन एंड कुड नॉट क्वालिफाई will be permitted to reappear for the ISC examination in the year 2027, but not thereafter, without further attendance at an affiliated and registered school. Such candidate will be required to take the examination in all the subject registered for the ISC year 2026 examination. Candidate who qualify at the ISC year 2026 examination may appear for the supplementary examination in one or more subject in the ISC year 2027 examination. Such candidate must choose only those subjects which they have opted for in the previous ISC examination. Entries of the candidate wishing to reappear for the ISC examination in the year 2027 can submit online during the month of the July and August 2026 through the head of the school concerned. और ये जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, बोर्ड एग्ज़ाम के शेड्यूल है, सब 13 नवंबर 2025 को ही इनकी आधिकारिक रूप से जानकारी मौजूद थी ऑफिशियल वेबसाइट पर CISC की, न्यू दिल्ली के. इनके चीफ एग्जीक्यूटिव एंड सेक्रेटरी का नाम है डॉक्टर जोसेफ इमैनुअल.
ऐसे कई सारे विद्यार्थी होंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम देंगे अभी, जो 26 में मुख्य परीक्षा होंगी फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, उनमें जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, उनमें जो मार्क्स तक ला नहीं पाएंगे, वे 2027 की जो परीक्षा होंगी अगले बार की, अगले साल की, उसमें भी अपीयर हो पाएंगे। उसमें सभी पेपर पर अपीयर होने होंगे और उन सब्जेक्ट पर जिन की परीक्षा उन्होंने 2026 में दी है। और उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने होंगे जुलाई और अगस्त के महीने में 2026 और स्कूल के मुख्य के देखरेख में। और जो क्वालिफाई कर चुके हैं 2026 के 12वीं के परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में, वो सप्लीमेंट्री परीक्षा के रूप में एक या दो सब्जेक्ट में ISC ईयर 2027 एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। उन विद्यार्थियों को सिर्फ वही सब्जेक्ट देने होंगे, वही सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए जो कि उन्होंने पिछले साल जो मुख्य परीक्षा हुई थी 2026 में उन्होंने चूज़ किया था। ये जो इम्पोर्टेंट नोट दी हुई है, पहला वाला दी हुई है जिन्होंने क्वालिफाई नहीं कर पाए। इस साल जो परीक्षा होंगी फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, जो विद्यार्थी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनके लिए, और जो क्वालिफाई कर चुके हैं और सप्लीमेंट्री परीक्षा के रूप में अगले साल परीक्षा देंगे उनके लिए। और परीक्षा कैसे होंगी, जो अगले साल परीक्षा में फिर से परीक्षा देना चाहते, जो होता है ना, जो इस साल जिन्होंने जो सब्जेक्ट लिया है उनमें मन मुताबिक मार्क्स नहीं आए, फिर से वो परीक्षा देना चाहते हैं अगले साल, तो अगले साल वही सब्जेक्ट पर उनको परीक्षा देनी होगी जिन सब्जेक्ट पर इस साल उन्होंने परीक्षा दिया है। और इनकी आवेदन ऑनलाइन है। और आवेदन करने के लिए इसी साल के जुलाई और अगस्त का महीना में जो स्कूल के मुख्य होंगे उनके देखरेख में ऑनलाइन सबमिशन करनी होगी अगस्त और जुलाई के महीने में। तभी जा कर के अगले साल जब 2027 में बोर्ड की परीक्षा होंगी तब उसमें इस साल के विद्यार्थी वहाँ पे बैठ पाएंगे, वहाँ पे परीक्षा दे पाएंगे। अब बात करेंगे मुख्य टाइम टेबल की। इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट क्लास 12 ईयर 2026 एग्जामिनेशन, ISC 12वीं ने अपनी परीक्षा की सूची आधिकारिक तौर पर वेबसाइट पर जारी की है। यहाँ पे टाइम टेबल को देख पाएंगे। दोपहर 2 बजे से शुरू होंगी। पहली परीक्षा होंगी फरवरी 12 गुरुवार के दिन 2026, दोपहर के 2 बजे से समय है, शुरू होंगी। साइकोलॉजी की परीक्षा है पहले दिन, समय होगा 3 घंटे का। 3 घंटे का समय साइकोलॉजी की परीक्षा होंगी। 2 बजे से समय शुरू होंगी और 12 फरवरी गुरुवार के दिन। उसके बाद अगले ही दिन 13 फरवरी शुक्रवार के दिन दोपहर 2 बजे से शुरू होंगी। इंग्लिश पेपर 1 इंग्लिश लैंग्वेज 3 घंटे की परीक्षा होगी। यहाँ जितने भी चीज़ें लिखी हुई है जैसे इंग्लिश पेपर 1 इंग्लिश लैंग्वेज, इसे भी लिखना ज़रूरी हो जाएगा, क्लियर मेंशन करना होगा। इंग्लिश पेपर 1 इंग्लिश लैंग्वेज और समय होगा 3 घंटे का। 2 बजे से शुरू होंगी 13 फरवरी शुक्रवार के दिन और 14 फरवरी शनिवार के दिन 2 परीक्षा होंगी। सुबह 9 बजे से परीक्षा और दोपहर 2 बजे से। सुबह 9 बजे से होंगी 8 पेपर 3 ड्राइंग और पेंटिंग ऑफ ए लिविंग पर्सन और 2 बजे से शुरू होंगी लीगल स्टडीज़ और दोनों की ही समय होगी 3 घंटे की। एक की समय हो सुबह स्टार्ट होंगी 9 बजे से और एक स्टार्ट होंगी दोपहर 2 बजे से। 14 फरवरी 2026 शनिवार के दिन 2 परीक्षाएँ हैं, 8 पेपर 3 और लीगल स्टडीज़ 3 घंटे का समय। फिर सोमवार को आएंगी, रविवार के दिन एक दिन फ्री होंगी। फिर 16 फरवरी 2026 सोमवार के दिन एक ही परीक्षा है, दोपहर 2 बजे से शुरू होंगी हर एक स्कूल में। इंग्लिश पेपर 2 लिटरेचर इन इंग्लिश 3 घंटे का समय होगा। जैसे इंग्लिश पेपर 1 इंग्लिश लैंग्वेज थी, उसी तरह इंग्लिश पेपर 2 लिटरेचर इन इंग्लिश 3 घंटे का समय होगा। 16 फरवरी 2026 सोमवार के दिन दोपहर 2 बजे से। फिर अगले ही दिन 17 फरवरी 2026 मंगलवार के दिन
जो परीक्षाएं होंगी 3 परीक्षाएं होंगी, सभी के सभी 2 बजे से शुरू होंगे, क्योंकि अलग अलग स्कूलों में अलग अलग पेपर होते हैं, कैंडिडेट चूज़ करते हैं। तो इन्हीं में से जो कैंडिडेट पेपर चूज़ किए उनकी परीक्षा 17 फरवरी 2026 को होंगी, मंगलवार के दिन अलॉट की हुई है। और समय होगा दोपहर के 2 बजे से शुरू होंगी, 3 घंटे की अवधि होंगी। होम साइंस पेपर 1 थ्योरी, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोमेट्रिकल एंड द मैकेनिकल ड्राइंग। उसके बाद आएंगे शुक्रवार 20 फरवरी 2026, दोपहर 2 बजे से शुरू होंगी परीक्षा अकाउंट्स की। जिन्होंने कॉमर्स लिया हुआ है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, अकाउंट्स की परीक्षा होंगी, 3 घंटे की समय होगा। 3 घंटे का समय अकाउंट्स की परीक्षा 20 फरवरी शुक्रवार के दिन 2026, दोपहर 2 बजे से शुरू होंगी, 3 घंटे की अवधि। फिर उसका अगले वाला दिन 21 फरवरी 2026 शनिवार के दिन 2 बजे से शुरू होंगी मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, 3 घंटे का समय होगा। जो मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन से जुड़े जो विद्यार्थी पेपर देंगे उनके लिए 21 फरवरी 2026 को ये अलॉट की हुई है, शनिवार के दिन दोपहर 2 बजे से शुरू होंगी, 3 घंटे की पेपर। उस 21 फरवरी 2026 शनिवार के दिन जहां मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन की परीक्षा होंगी, दोपहर 2 बजे से 3 घंटे की अवधि होंगी। उसके बाद 23 फरवरी सोमवार के दिन जहाँ हर एक स्कूल में होती है, सोमवार के दिन होंगी 23 फरवरी 2026 2 बजे केमिस्ट्री पेपर 1 थ्योरी, 3 घंटे की समय होंगी। केमिस्ट्री पेपर 1 थ्योरी हर एक स्कूल में होती है, साइंस की सब्जेक्ट तो हर एक स्कूल में रहेंगी, साइंस और कॉमर्स। तो साइंस की जो पेपर है केमिस्ट्री पेपर 1 थ्योरी, 3 घंटे का समय होगा, 2 बजे से शुरू होंगी दोपहर, 23 फरवरी 2026 सोमवार के दिन। फिर होंगी 25 फरवरी, 23 फरवरी के बाद 25 फरवरी 2026 बुधवार के दिन दोपहर के 2 बजे से हिस्ट्री की पेपर होंगी, 3 घंटे का समय होगा। हिस्ट्री का पेपर 3 घंटे का समय, दोपहर 2 बजे से शुरू होंगी, 25 फरवरी 2026 बुधवार के दिन। फिर 27 फरवरी शुक्रवार के दिन 2026 2 बजे से शुरू होंगी कॉमर्स, 3 घंटे का समय होगा। जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं सभी स्कूलों में होंगी कॉमर्स की परीक्षा, 3 घंटे की अवधि होंगी, दोपहर 2 बजे से शुरू होंगी, 27 फरवरी 2026 शुक्रवार के दिन। सत्ताईस फरवरी का कॉमर्स की परीक्षा थी। अगले ही दिन 28 फरवरी 2026 शनिवार के दिन सुबह 9 बजे से होंगी आर्ट पेपर 1 ड्राइंग और पेंटिंग फ्रॉम स्टिल लाइफ, 3 घंटे का यह समय होगा। आर्ट पेपर 1 सुबह 9 बजे से होंगी 28 फरवरी 2026 शनिवार के दिन। उसके बाद मार्च 2026 2 मार्च 2026 सोमवार के दिन दोपहर 2 बजे से शुरू होंगी एनवायरमेंटल साइंस पेपर 1 थ्योरी, 3 घंटे का यह समय होगा। एनवायरमेंटल साइंस EVS पेपर 1 थ्योरी, 3 घंटे का समय होगा, दोपहर 2 बजे से 2 मार्च 2026 सोमवार के दिन। 6 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन दोपहर 2 बजे से बायोलॉजी पेपर 1 थ्योरी, 3 घंटे का यह समय होगा। जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, ये जो साइंस पेपर है हर एक स्कूल में होती है, साइंस कॉमर्स, तो हर एक स्कूल में यह कंपलसरीली बायोलॉजी की परीक्षा होंगी उस दिन। 6 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन दोपहर 2 बजे से बायोलॉजी पेपर 1 थ्योरी, 3 घंटे का समय। क्योंकि बायोलॉजी क्लास 10 से जुड़े हुए बोर्ड एग्ज़ाम, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आते हैं, क्या क्या नोट्स होते हैं, सारे थोड़े थोड़े करके उपलब्ध हो रहे हैं। एक ही हुए होंगे अभी, जहाँ पर क्लास 10 से जुड़े ICSE क्लास 10 बायोलॉजी से जुड़े हुए उनके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में विस्तृत जानकारी मौजूद है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, शॉर्ट नोट्स जो कि बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री बोर्ड सेशनल, सब थोड़े थोड़े करके अवेलेबल होने वाले हैं। जैसे बायोलॉजी की परीक्षा होंगी, बायोलॉजी पेपर 1 क्लास 12, 3 घंटे की, 2 बजे से दोपहर शुरू होंगी, 6 मार्च शुक्रवार। फिर अगले दिन 7 मार्च शनिवार के दिन 2026
दोपहर के 2 बजे से शुरू होंगी। परीक्षा है 2-2। फैशन डिज़ाइनिंग पेपर 1 थ्योरी, इंडियन म्यूज़िक हिंदुस्तानी पेपर 1 थ्योरी। दोनों का ही समय 3 घंटे का। क्योंकि अलग अलग स्कूल में अलग अलग थ्योरी पेपर होंगे। किसी स्कूल में फैशन डिज़ाइनिंग चूज़ करेंगे कैंडिडेट, किसी स्कूल में इंडियन म्यूज़िक चूज़ करेंगे कैंडिडेट। इन्हीं में से जो कैंडिडेट ने पेपर चूज़ किया है उनकी परीक्षा एक ही दिन अलॉट की हुई है, 7 मार्च 2026 शनिवार के दिन 2 बजे से शुरू होंगी। 3 घंटे का ये पेपर रहेगा। 9 मार्च 2026 सोमवार के दिन दोपहर 2 बजे से मैथमेटिक्स, क्योंकि हर एक स्कूल में होंगी, मैथ्स की पेपर तो हर एक स्कूल में रहती है। 3 घंटे का ये समय होगा। मैथमेटिक्स की परीक्षा हर एक स्कूल में होंगी दोपहर 2 बजे से, 9 मार्च 2026 सोमवार के दिन। फिर 11 मार्च 2026 बुधवार के दिन, एक दिन के बाद दोपहर 2 बजे से शुरू होंगी बिजनेस स्टडीज़। 3 घंटे का यह समय होगा। 11 मार्च 2026 बुधवार दोपहर 2 बजे से। फिर 13 मार्च शुक्रवार के दिन दोपहर के 2 बजे से बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, खासी, मिज़ो, मलयालम, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मॉडर्न, अर्मेनियन, टिबेटन, अरबिक, संस्कृत, इनकी परीक्षा होंगी। 3 घंटे का ये पेपर होगा, जो कि अपने अपने भाषाओं में होंगे। जो कैंडिडेट जिस भाषा में पेपर लेंगे उनका परीक्षा एक ही दिन अलॉट की हुई है, अलग अलग स्कूलों में अलग अलग होंगी। चूँकि टाइमिंग और डेट सेम रहेंगी। 13 मार्च 2026 शुक्रवार के दिन दोपहर के 2 बजे से होंगी। 3 घंटे का यह पेपर होगा। फिर 14 मार्च 2026 शनिवार के दिन सुबह 9 बजे से होंगी आर्ट पेपर 2, ड्राइंग और पेंटिंग फ्रॉम नेचर। जैसे पहले आर्ट पेपर 1 थी उसी तरह आर्ट पेपर 2 होगी, सुबह 9 बजे से होंगी। 3 घंटे का यह समय रहेगा। 14 मार्च 2026 शनिवार के दिन। उसके बाद 16 मार्च 2026 सोमवार की जो परीक्षा होंगी हर एक स्कूल में होंगी, क्योंकि फिजिक्स के पेपर है। फिजिक्स पेपर 1 थ्योरी दोपहर 2 बजे से शुरू होंगी। 3 घंटे का यह समय होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो साइंस की पेपर है, अकाउंट की पेपर है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी की पेपर है, हर एक स्कूल में होती है। हर एक स्कूल में एक जैसे होती है और हर एक स्कूल में विद्यार्थी उसमें अवेलेबल होते हैं। उस टॉपिक को लेना ही होता है कंपलसरी। इसलिए फ़िज़िक्स हर एक स्कूल में होगी उस दिन। 16 मार्च 2026 सोमवार के दिन दोपहर के 2 बजे से 3 घंटे का ये पेपर। फिर उसके बाद 18 मार्च बुधवार के दिन दोपहर 2 बजे से फिज़िकल एजुकेशन, 3 घंटे का यह समय होगा। फिज़िकल एजुकेशन 2 बजे से 18 मार्च 2026 बुधवार। फिर 23 मार्च 2026 सोमवार इकोनॉमिक्स, ये भी हर एक स्कूल में होगी। जहाँ पे कॉमर्स लेंगे वहाँ पे इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होंगी। उसी दिन 2 परीक्षाएं होंगी, इकोनॉमिक्स और बायोटेक्नोलॉजी पेपर 1 थ्योरी। दोनों ही 3 घंटे की अवधि होंगी। बायोटेक्नोलॉजी पेपर 1 थ्योरी और इकोनॉमिक्स 3 घंटे का। इकोनॉमिक्स और बायोटेक्नोलॉजी पेपर 1 थ्योरी 3 घंटे का। 23 मार्च के दिन 2 पेपर है। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के स्ट्रीम लेते हैं स्टूडेंट। तो इन दोनों में से अगर कोई स्ट्रीम स्टूडेंट लिए है तो एक ही दिन परीक्षा अलॉट की हुई है। 23 मार्च सोमवार के दिन 2026 दोपहर के 2 बजे से 3 घंटे का ये समय होगा। फिर 25 मार्च 2026 बुधवार के दिन परीक्षा होंगी दोपहर के 2 बजे से। सोशियोलॉजी की परीक्षाएं 3 घंटे की होंगी दोपहर 2 बजे से 25 मार्च बुधवार के दिन। फिर 27 मार्च शुक्रवार के दिन दोपहर 2 बजे से शुरू होंगी कंप्यूटर साइंस पेपर 1 थ्योरी 3 घंटे की। ये भी ऐसा है कंप्यूटर साइंस है कि हर एक स्कूल में होगी। हर एक स्कूल में कंप्यूटर साइंस पेपर 1 थ्योरी होंगी 3 घंटे की उस दिन, शुक्रवार के दिन 27 मार्च 2026 दोपहर के 2 बजे से। उसके बाद आती है 28 मार्च 2026 शनिवार के दिन। फिर आती है 28 मार्च 2026 शनिवार के दिन सुबह 9 बजे से शुरू होंगी परीक्षा। आर्ट पेपर 4 ओरिजिनल इमेजिनेटिव कंपोजिशन इन कलर 3 घंटे का यह समय होगा। आर्ट पेपर 4 होंगी सुबह 9 बजे से होंगी। जितने भी आर्ट पेपर है सब 9 बजे से टाइम है और बाकी के जितने भी पेपर है सब 2 बजे से उनका समय रहेगा, क्योंकि 11 बजे से CBSE ICC 10वीं
10वीं की परीक्षा होंगी, इसलिए 12वीं की जो परीक्षा होंगी दोपहर के 2 बजे से शुरू होंगी। और उसके बाद 8 पेपर 4 28 मार्च 2026 शनिवार के दिन 9 बजे से शुरू होंगी। उसके बाद 30 मार्च 2026 सोमवार के दिन दोपहर के 2 बजे से शुरू होंगी। पॉलिटिकल साइंस 3 घंटे की ये पेपर है। पॉलिटिकल साइंस 30 मार्च 2026 सोमवार के दिन। उसके बाद 1 अप्रैल बुधवार के दिन 2026, उस दिन 2 परीक्षाएं अलॉट की हुई है। दोपहर 2 बजे से इलेक्टिव इंग्लिश एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, दोनों की परीक्षा 3 घंटे की। जितने भी परीक्षा है सब 3 घंटे का ही समय है, 3 घंटे की पेपर की अवधि होंगी। इन दोनों में से जो कैंडिडेट जो सब्जेक्ट लेंगे उनकी परीक्षा इसी दिन अलॉट की हुई है, 1 अप्रैल बुधवार 2026। उसके बाद आता है 4 अप्रैल शनिवार के दिन 2026 सुबह 9 बजे से होंगी 8 पेपर 5 क्राफ्ट ए, 3 घंटे का समय होगा। 8 पेपर 5 क्राफ्ट ए सुबह 9 बजे से 4 अप्रैल 2026 शनिवार के दिन। फिर आखिरी परीक्षा 6 अप्रैल 2026 सोमवार के दिन दोपहर 2 बजे से ज्योग्राफी, हर एक स्कूल में होने वाली है। 3 घंटे का ये समय, हर एक स्कूल में ज्योग्राफी की परीक्षा उसी दिन होंगी। 6 अप्रैल 2026 सोमवार दोपहर के 2 बजे से ज्योग्राफी की परीक्षा 3 घंटे की। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है, इंपॉर्टेंट नोट। इन एडिशन टू द ड्यूरेशन इंडिकेटेड ऑन द टाइम टेबल फॉर राइटिंग द पेपर, 15 minute टाइम इज गिवन फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। रीडिंग टाइम ऑफ द क्वेश्चन पेपर फॉर द एग्जामिनेशन scheduled to begin at 2 p.m. will start at 1:45 p.m. Reading time of the question paper for the examination scheduled to begin at 9 a.m. will start at 8:45 a.m. Candidate must be seated in the examination hall or room by 1:30 p.m. for the examination scheduled to begin at 2 p.m. and by 8:30 a.m. for the examination scheduled to begin at 9 a.m. जैसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में भी मौजूद थी कि जब परीक्षा 2 बजे से शुरू होंगी तो आधा घंटा पहले यानी कि 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्र के अंदर हॉल के अंदर पहुंच जानी है। वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ ही जाना है 1:30 बजे, आधा घंटा पहले यानी कि 1:30 बजे तक। और जहाँ पर 1:30 बजे या फिर 9:30 बजे परीक्षा शुरू होंगी, जहाँ 8 पेपर जो जितने भी है जो 9 बजे शुरू होती है, उस हिसाब से जो परीक्षार्थी है उनको 8:30 बजे आधा घंटा पहले ही परीक्षा एग्जामिनेशन हॉल में बैठना होगा। यानी कि जहाँ 2 बजे से शुरू होंगी, अधिकतर जो इम्पोर्टेंट परीक्षा है जो हर एक स्कूल में होंगी सब 2 बजे से होंगी। तो जब 2 बजे से होंगी तो 1:30 बजे तक परीक्षा हॉल में बैठनी होगी। फिर रीडिंग टाइम, परीक्षा पत्र प्रश्न पत्र जो है क्वेश्चन पेपर 2 बजे देंगे। जो 2 बजे स्टार्ट होती है क्वेश्चन पेपर तब देंगे 1:45, यानी 1:30 बजे परीक्षा हॉल में बैठनी है। 15 मिनट के बाद प्रश्न पत्र देंगे, 15 मिनट तक प्रश्न पत्र पढ़ते रहना है। फिर 2 बजे से परीक्षा शुरुआत, 3 घंटे का समय होगा। कंप्लीट होगी शाम के 5 बजे। 5 बजे कंप्लीट होंगी, निकलते निकलते घर पहुंचते पहुंचते 6, साढ़े 6, 7 बजे तक। जिनका घर शायद नज़दीक होगा 6, साढ़े 6 तक पहुंच जाएंगे, जिनका थोड़ा दूर में होगा 7, साढ़े 7 तक पहुंचेंगे। क्योंकि जैसे CBSE जो है केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अपने स्कूल में भी केंद्र हो सकता है, दूसरे किसी जगह पर भी परीक्षा का केंद्र हो सकता है। पर ICSE जो है CISC जो काउंसिल फॉर द इंडियन सर्टिफिकेट स्कूल एग्जामिनेशन, वहाँ पर जो परीक्षा केंद्र है अपने ही रेस्पेक्टिव स्कूल में होती है, अपने ही स्कूल में परीक्षा का केंद्र होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा निश्चिंत की बात है कि आराम से कोई भी विद्यार्थी पहुँच सके। पर समय की पाबंदी है, जहाँ 2 बजे से शुरू होंगी 1:30 बजे तक परीक्षा हॉल के अंदर पहुँच ही जाना है। तब जा कर के 1:45 में प्रश्न पत्र देंगे, फिर 2 बजे से परीक्षा शुरू होंगी। तो विद्यार्थियों को स्कूल में पहुंचना होगा कम से कम 12:30 बजे तक, या फिर 12:30 के पहले ही। अगर 12 बजे तक पहुंच जाए तब तो और अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी परीक्षा हड़बड़ी करके देने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितना रिलैक्स होकर के एग्ज़ाम देंगे उतना ही सुविधा होगा, क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक भी रहती है।
कम से कम अगर घर से 11 साढ़े 11 बजे निकलेंगे तब जा कर के 12 या फिर 12:15 तक स्कूल में पहुंच पाएंगे। बहुत ज़्यादा लेट भी हो गई तो 12:30, 12:30 तक स्कूल में पहुंचेंगे। आधा घंटे का समय होगा, 1 बजे 1:30 बजे के बाद से स्टार्ट हो जाएंगे। रिलैक्स होने का थोड़ा टाइम मिलेगा। एग्जैक्ट मोमेंट पर हड़बड़ी करके पहुंचेंगे तब जाके मुश्किल हो जाएगी एग्ज़ाम देना। आधा चीज़ें वहीं पर ही भूल जाएंगे, क्योंकि जो परीक्षार्थी होते हैं, जो परीक्षा देते हैं, उन्हें इस समय काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहती है कि क्वेश्चन में क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। अभी लोग जहाँ क्रैश कोर्स के लिए जाते हैं टीचर के पास, क्रैश कोर्स करते हैं। अभी तो हर एक स्कूलों में प्री बोर्ड की परीक्षा स्टार्ट हो गई है। प्री बोर्ड कंप्लीट होने के बाद शायद ही टाइम बचेगा। 12 फरवरी से लेकर के 6 अप्रैल तक की परीक्षा होंगी। आखिरी दिन ज्योग्राफी की परीक्षा होंगी, उसमें मैप की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ फिजिक्स की पेपर होंगी जो हर एक स्कूल में होंगी, तब वहाँ पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत होगी, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ज़रूरत होंगी, तब कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैलकुलेटर कौन सा लेना है ये भी बोर्ड ने पहले ही बता दिया है। इसलिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो पहले दिए हुए हैं टाइम टेबल के पहले, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट एग्जामिनेशन देंगे, एग्जामिनेशन शेड्यूल से ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट है जितने भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर ही सब कुछ कंडक्ट होंगे। ज्योग्राफी में जहाँ पे मैप लगेंगे, मैप में भी वहाँ पे लिखनी होंगी यूनिक आईडी, इंडेक्स नंबर, सब्जेक्ट नेम, सब कुछ। और आशा है कि बोर्ड एग्ज़ाम की जो परीक्षा की तिथि है, इसमें शायद ही कोई बदलाव होंगे, क्योंकि आखिरी समय में बदलाव करना यानी कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक वाली बात है। स्टूडेंट के लिए भी टेंशन का विषय है, क्योंकि पहला दिन जो परीक्षा होंगी उसकी तो प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद वाली जो परीक्षाएँ होंगी, जितने भी परीक्षाएँ हैं एक के बाद एक, वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। अगर पहले से ठीक से जानेंगे, डाउट अगर क्लियर होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में स्पेशली स्कूल के जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं सब, वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी होती है कि जहाँ पर डाउट ज़्यादा रहता है उसी से ही क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि डरने वाली बात नहीं है, पर होता कई बार ऐसे ही है। इसीलिए डाउट ना रहे इस पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। यानी कि आज से लेकर के 4 या 5 हफ्ते के बाद से ही बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, चाहे वो CBSE के हो, चाहे वो ICSE के हो, चाहे वो IESE के हो। सभी की बोर्ड की परीक्षा 12वीं 10वीं सभी की परीक्षा फरवरी से ही शुरू होंगी। जैसे 12th क्लास की बोर्ड की परीक्षा अप्रैल तक चलेगी, उसी प्रकार 10th की जो बोर्ड की परीक्षा की जानकारी पहले ही मौजूद है वो मार्च तक चलेंगी, फरवरी से लेकर के मार्च तक। और 12th की जो बोर्ड की परीक्षा है ISC की, और 12 फरवरी से लेकर के 6 अप्रैल तक चलेगी। और जो कैंडिडेट चाहते हैं कि इस साल जो परीक्षा देंगे उन्हें अगर मार्क्स ठीक से नहीं आए, अगले साल फिर से परीक्षा देंगे, ऐसा जो कैंडिडेट करना चाहते हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा खतरा ये रहेगी, क्योंकि डरने वाली बात नहीं है, पर खतरा यही है कि इस साल जो मार्क्स मिले हो सकता है समय के वजह से अगले साल उससे भी कम आ जाए, क्योंकि प्रश्न पत्र क्या आएंगे वो तो कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्रश्न पत्र गड़बड़ भी हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं, अनुमान के बेसिस पर चलते हैं। तो अनुमान लगाते हैं कि हर एक साल की प्रश्न पत्र में एक, उदाहरण के तौर पर हर एक साल के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न ऐसा है कि कॉमन है, हर साल आते हैं, इस बार भी आएंगे। अगर गलती से अगर नहीं आए तो परीक्षा केंद्र में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अनुमान लगाना सबसे बड़ा मूर्खता की बात है। अनुमान लगाएंगे पिछले बोर्ड एग्ज़ाम को देख करके, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम के जो बुक है मार्केट में जो मिलते हैं, मार्केट में अभी कई सारे ऐसे बुक्स अवेलेबल हो गई है, उनको देख करके आप अगर अनुमान लगाएंगे, अनुमान के बेसिस पर अगर परीक्षा देंगे तब मुश्किल हो जाएंगी। कोई गारंटी नहीं है कि पिछले साल जो बोर्ड में जो परीक्षा के प्रश्न आए थे वही हूबहू प्रश्न इस साल भी रिपीट हो जाए, हूबहू वही प्रश्न इस साल भी आ जाए। कोई गारंटी नहीं है, नहीं भी आ सकती है। पर अगर एक ही जैसे प्रश्न जो पिछले साल पूछे गए इस साल भी पूछे जाते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आसानी से लिख देंगे, तब कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर नहीं आए तब प्रॉब्लम हो जाएंगी। इसीलिए अनुमान के बेसिस पर परीक्षा नहीं देनी है। कहीं पे अगर डाउट है
तो डाउट को पहले क्लियर करने की ज़रूरत है। प्री बोर्ड की परीक्षा अगर आज भी कंप्लीट हो जाती है, आज भी ख़त्म हो जाती है, तब भी जो हफ्ते बचेंगे 5-6 हफ्ते बचेंगे और 5-6 हफ्ते के बाद बोर्ड की परीक्षा शुरू हो जाएंगी। समय ज़्यादा है भी नहीं, इसीलिए प्री बोर्ड से ज़्यादा अभी बोर्ड की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि जनवरी के महीना में हर साल हर एक स्कूल में प्री बोर्ड की परीक्षा चलती है, पर जो प्री बोर्ड है वो तो बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए ही है। पर फिर भी जो बोर्ड की जो प्रिपरेशन है, जो बोर्ड की एक नियम है, उनके लिए थोड़ा फैमिलियर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हर साल बोर्ड की परीक्षा में बैठते हैं सभी नए हैं, कोई उतना जानते नहीं है कि नियम के बारे में, और थोड़ी घबराहट भी होती है जब परीक्षा केंद्र के अंदर जाते हैं। इसीलिए समय 3 घंटे की दी हुई रहती है, फिर भी समय कम हो जाती है, हड़बड़ी करके लिखनी होती है। क्योंकि थोड़ी बहुत घबराहट भी रहती है, नर्वसनेस रहती है, पता नहीं क्या प्रश्न आ जाए, जो पढ़े हैं उसमें से आएंगी या कहीं बाहर से आ जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। इसी वजह से थोड़ी बहुत नर्वसनेस भी रहती है, टेंशन भी रहती है। और इसी नर्वसनेस और टेंशन की वजह से विद्यार्थियों को जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए रहते हैं, जो बोर्ड देते हैं आधिकारिक तौर पर वेबसाइट पर दिए, और जब इस प्रकार से शेड्यूल आते हैं तब विद्यार्थी सीधे टाइम टेबल को ही देखते हैं, किन किन दिनों पर किन किन परीक्षाएं मौजूद है, और जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है, महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हुई है, उनको कहीं ना कहीं इग्नोर करना पड़ता है, और इग्नोर हो भी जाता है। क्योंकि चिंता रहती है बोर्ड एग्ज़ाम में कब क्या क्वेश्चन आएंगे, कौन सा सब्जेक्ट किस दिन दी हुई है, उस पर ही ज़्यादा ध्यान होती है। और कोई भी स्टूडेंट कितना भी प्रिपेयर किया हुआ क्यों ना हो, जब परीक्षा हॉल के अंदर जाते हैं, पहली बार पहुंचते हैं, जब सिटिंग समय होता है आधा घंटा पहले के, जब रूल्स एंड रेगुलेशन में जो दी हुई है कि आधा घंटा पहले से ही परीक्षा हॉल के अंदर आ जाना है, परीक्षा केंद्र के अंदर पहुंचते ही टेंशन शुरू हो जाती है, जब तक कि प्रश्न पत्र ना आए। और जब टेंशन होती है, कहीं ना कहीं आधा आंसर वहीं पर भूल जाते हैं। पढ़े हुए होते हैं, कुछ ना कुछ याद होता है, पर फिर भी टेंशन और चिंता की वजह से कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। और जब पेपर सामने आती है तब काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस लगती है कि पेपर खुला, क्या प्रश्न आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं। इसीलिए समय के महत्व को समझनी चाहिए और अभी से ही बोर्ड की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। क्रिएशंस लैब की तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।